कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको दिलाने में। अच्छा, मेरे ना दो साइड में दो अलग तरह के लोग हैं, हॉस्टल वाले और ये लोकलाइट्स। विच लाइफ इज़ बेटर, हॉस्टल वाली या लोकलाइट वाली? तो ऐसे आपको क्या लगता है कौन सा वो टॉपिक था जो सबसे ज़्यादा जुगाड़ से हमने सॉल्व किया? अबाउट यू तर ॲक्च्युली मला ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रीला तो जो ट्रायंगल आहे जुगाडू ट्रायंगल खूप यूज झालेला मला. आणि त्याच्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशनचे जे रेट ऑफ डीके ऑफ त्याच्यात खूप सारे जुगाड होते ज्यांनी म्हणजे खूप कॅल्क्युलेशन वाचायचे आणि 30 to 40 सेकंड्समध्ये मॅथ्सचा मोठा क्वेश्चन सॉल्व होता. हाँ, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है. मुझे आज भी वो रूल्स अभी भी है क्या पता नहीं, रिची रिच जो हमारे वक्त के यार, वो रूल्स के लिए हम आते थे वीआईटी से बहुत ज़बरदस्त, बहुत फेमस है. और वो एक पंजाबी है कॉर्नर में, यस पंजाबी अंकल, हाँ राजू अंकल, वो आज भी है ना उतनी छोटे से ठेले में. मेरा एक सवाल आप सबसे है कि MHCET ईजी है या डिफिकल्ट? एवरीवन इज डिफरंट हियर, सगळ्यांची जर्नी थोडी वेगळी होती, राईट? तो लेट्स गो वन बाय वन फ्रॉम हियर ना, दिस साइड. तो मी जॉब घेऊन CETची प्रिपरेशन करत होतो. फेज 1 के बाद शिफ्ट किया, एक ने जेई फेज 2 के बाद शिफ्ट किया, और एक ऑफलाइन ऑनलाइन वाला कॉम्बिनेशन, और सिर्फ 2 ऑनलाइन वाला था. काफ़ी मस्त कॉम्बिनेशन है. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो सबका है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन किस किस को था? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन और दो लोग, क्या डिस्ट्रैक्शन था? कितनी टेस्ट आप लोगों ने दी, और PYQs कितने इंपॉर्टेंट है? 2 सवाल है, अब कौन आंसर करना चाहेगा? अल्फा टेस्ट सिरीजमध्ये जे क्वेश्चन आले ते भरपूर लेवलवर मॅच होत होते. माझ्या शिफ्टला कमीत कमी मॅथचे 5 ते 6 क्वेश्चन मॅच होत होते, आणि 5 ते 6 क्वेश्चन म्हणजे 10 मार्क, आणि 10 मार्क इम्पॅक्टफुल पडू शकतो तुमच्या स्कोरवर. लेकिन ये 2 महीने करना चाहिए क्या सिर्फ केमिस्ट्री, बाकी छोड़ के? नो. तो तू बता केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर कर? Our teacher came and the first thing which she said was welcome to PICT school. अच्छा, वो टीचर्स भी कहते हैं ये बात. Yes. मतलब हम बाहर की दुनिया में कहते हैं लेकिन टीचर भी सेम बात कर रहे हैं. तुम्हें कैसा लगा फिर वो सुन के? यार सच में स्कूल है? सब लोग हंसने लग गए, सब लोग को मतलब पता चल गया इट इज ट्रू. इज इट ट्रू? PICT स्कूल है क्या? तेरे को क्या लगता है? PICT स्कूल जैसा ही है. और मेरा 138 मार्क्स स्कोर था और उस पर 99.13 परसेंटाइल आई. 138 पे 99 क्रॉस हो गया, मतलब 135 अगर हम है तो 99 क्रॉस हो जाएगा. वाली के टाइम पे यही स्ट्रेस, क्योंकि अभी तक कभी बोर्ड्स पढ़ाई नहीं है मैंने, तो अब बोर्ड्स पे स्विच हो जाऊँ क्या? टेम्प्ट होता है कि भाई बोर्ड्स ही कर लेता हूँ अब मैं. तो व्हाट वाज योर कंडीशन और क्या कर रहा? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक. MHCET एग्जाम जब भी हम देते हैं तो हमें टॉप 5 कॉलेज में जाना है, ये ड्रीम के साथ प्रिपरेशंस करते हैं. PICT ऐसा ही एक कॉलेज, कितने सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है. कैंपस बहुत छोटा है लेकिन मार्क्स बहुत बड़े लगते हैं इसके लिए. तो PICT कॉलेज में जाने के लिए क्या क्या लगता है, कैसे करते हैं हम, हमारे ड्रीम कॉलेज PICT में कैसे पहुंच सकते हैं, आज बात करने वाले हैं. यहाँ सिर्फ टॉपर्स ही पहुंच सकते हैं, यहाँ सिर्फ टॉप 1% वाले बच्चे ही पहुंच सकते हैं. हमारे साथ आज ऐसे ही गणित अंक के 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 बच्चे जो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे वो इस कॉलेज में पहुंचे, कैसे आप पहुंच सकते हो उनकी जर्नी से. ये सारा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं. बहुत मजा आएगा. चारों ही बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से है, बहुत अलग तरीके की तैयारी थी उनकी, तो उनके सारे एक्सपीरियंसेस हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं विद देयर इंट्रोडक्शन, राइट? एंड पहले फटाफट नाम जान लेते हैं उनका. सो वी हैव माय नेम इज बालाजी, आणि मी CET मध्ये 99.65 पर्सेंटाइल स्कोर केले. आणि बालाजी कुठून आहेस तू? मी श्रीरामपूर, अहमदनगर, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट. ओके. मेरा नाम हिमांशु विकास गानेकर है. मुझे CET में 99.6 परसेंटाइल है. मैं ठाणे से हूँ और JEE में 97.08 परसेंटाइल. क्या बात है, बहुत बढ़िया. मेरा नाम सोहम जगदाप है. मेरे CET में परसेंटाइल 97.90 है एंड मैं पुणे से हूँ. नाइस. So hello everyone, I'm Ojas Mane. I currently study in PICT IT branch and my MHCET score was 99.13%. ओके, वेरी नाइस. PICT स्कूल के बारे में बात करते हैं. मैं स्कूल जानबूझ के कह रहा हूँ, हर बच्चा यही सुनता है कि PICT बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, स्कूल है, ऑटोनोमस हो गया तो शायद और भी हो गया होगा. आप लोगों का क्या कहना है? अभी 15-20 दिन हो गए कॉलेज में, सो या एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा. When there was our first lecture of MFR, our teacher came and the first thing which she said was welcome to PICT school. अच्छा, वो टीचर्स भी कहते हैं ये बात. Yes. मतलब हम बाहर की दुनिया में कहते हैं लेकिन टीचर भी सेम बात कर रहे हैं. तुम्हें कैसा लगा फिर वो सुन के? यार सच में स्कूल है? सब लोग हंसने लग गए, सब लोग को मतलब पता चल गया इट इज ट्रू. इज इट ट्रू? PICT स्कूल है क्या? तेरे को क्या लगता है? PICT स्कूल जैसा ही है. अच्छा, इतना स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस ये वो? स्ट्रिक्ट अटेंडन्स स्ट्रिक्ट आहे, पण कॉलेजची फॅकल्टी ते सपोर्टिव्ह आहे भरपूर. ओके. यस, और सर मतलब कॉलेज लाइफ और अपना एकेडमिक्स दोनों बैलेंस करता है, इसलिए और मजा आता है.
नहीं तो कई कॉलेजेस में कुछ एक ही होता है, पर यहाँ पे दोनों मिक्सचर मिलता है और एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट मतलब मजा आ रहा है देखो। हाँ बहुत मजा आ रहा है। सोम मुझे नहीं लगता कि स्कूल जैसा है, मतलब जो मैंने सीनियर से सुना है, मैंने सीनियर से पूछा कि कैसा कैसा है, पहले कैसा था कॉलेज में कि ऐसे बंक नहीं कर सकते थे, अभी लगा कि लेक्चर नहीं करना है तो आप बंक कर सकते हो कॉलेज में। मतलब अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है? हाँ, अटेंडेंस 75 अबव लगता है उधर, पर 75 के नीचे हुआ तभी भी वो क्या करते हैं कि अपने जो प्रिपरेशन लीव होते हैं उसमें कॉलेज में बुलाते हैं और बैठने देते कुछ हैं। लिखने का असाइनमेंट ये अटेंडेंस के भी होते हैं 5 मार्क्स अगर 90 प्लस, और ऐसे एक मार्क काटते हैं अगर अटेंडेंस कम होता गया तो। बालाजी को कुछ ऐड करना है? PICT असं डोळ्यासमोर येतं की समजा कॉलेज लाईफ कशी असायला पाहिजे. जर आपण समजा COEP पाहिलं किंवा जो मोठे मोठे IITचे कॅम्पस पाहिले किंवा 3 इडियट्सचं कन्सिडर करू आपण. 3 इडियट्सचं जे लेक्चर हॉल होते असे मोठे मोठे हॉल वाटतात. पण हे जे PICTचे जे रूम्स आहे क्लासरूम, ते आपले क्लास वाणी किंवा स्कूल रूम वाणी असे म्हणजे तुमचे जे स्कूलचीच कोचिंगमध्ये फील होते. येते. हां, म्हणजे कोचिंग किंवा स्कूल क्लासचाच फील येतो एकदम. ओके. असं म्हणजे पिक्चर टाईप असं वाटतं ना, की मोठं ऑडिटोरियम असेल लेक्चरसाठी, स्पेशल फक्त कॉम्प्युटरसाठी मोठा हॉल. पण इथं तसं नाही. स्कूल सोम तू पण असंच ड्रीम करत होता का जेव्हा इंजिनिअरिंग कॉलेजबद्दल विचार करायचो? तर मग एक खूप मोठा असेल असं काही होतं तुझं? म्हणजे ऍक्च्युली 11th पासून मी PICT बद्दल जेव्हा मला कळालं काही काही सिनियर्स मधून, तर माझे एक्सपेक्टेशन्स होते, बट जेव्हा कॅम्पस पाहिला तेव्हा थोडं डिसअपॉइंटमेंट झालं. बट खूप साऱ्या बाकीच्या गोष्टी पण प्रोव्हाइड करतं. म्हणजे फक्त एक कॅम्पस गोष्ट नाही, पिअर ग्रुप चांगला मिळतो, चांगले फ्रेंड्स मिळतात, त्यांच्याबरोबर मिळून काय काय करायला मिळतं. नक्कीच नक्कीच टॉप कॉलेज है सगळ्यांना माहिती है. अच्छा, एक बार फिर से हम बात कर लेंगे कि PICT जैसे कॉलेज में पहुंचने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और कितने परसेंटाइल चाहिए, थोड़ा और क्लियरली आपके मार्क्स कितने थे टोटल और परसेंटाइल क्या था? माझे पर्सेंटाईल 99.65 16893 आणि 23 शिफ्ट 2 आणि ओव्हरऑल टोटल स्कोर होता माझा 155. फिजिक्समध्ये 40 मार्क्स, मॅथमध्ये 80 मार्क्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये 35 मार्क्स. ओके, ऑलमोस्ट बॅलन्स होते तीन सब्जेक्ट. 155 वर 99.65 आणि 155 वर तुला 10 बोनस मिळाले म्हणून 155 झाले ना ते? 10 मार्क ते बोनस जे बोनस क्वेश्चन होते ते माझे क्वेश्चन पहिलेच बरोबर झालेले होते. 155 तोचे होते. हाँ. ओके. मुझे 99.600 परसेंटाइल है और मार्क्स करेक्शन के बाद 151 152 ऐसे थे. तो 150 के आसपास 99.6 आते हैं, है ना? मुझे 97.90 और मेरा स्कोर 120 था इन CET. तो 120 पे 98 परसेंटेज आते हैं, मतलब ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए बच्चों को. तुम्हें कभी लगा था कि 120 पे 98 आते होंगे पहले? मैं ड्रॉपर था तो मुझे मालूम था कि 98 120 मार्क्स क्रॉस किए तो 98 आ जाएगा. आ जाएगा. और मेरा 138 मार्क्स स्कोर था और उस पे 99.13 परसेंटाइल आ गई. 138 पे 99 क्रॉस हो गया, मतलब 135 अगर हम है तो 99 क्रॉस हो जाएगा. शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है, बट मोस्टली हो जाएगा. बिल्कुल, शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है क्योंकि 15 शिफ्ट थी इस साल और हर बार अलग अलग था कि कोई डिफिकल्ट कोई इजी, बट ओवरऑल हम अंदाजा लगाते तो 135 हो जाता है. Yes. राइट. एक बार फिर PICT इतना बड़ा सपना आप लोगों का भी था क्या, कि आप भी ड्रीम करते थे PICT के बारे में कि यार नहीं, हमारा ड्रीम तो COEP था? और अभी कैसे लग रहा है कॉलेज, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज क्या है कॉलेज में, अभी क्या जाना आपने 15-20 दिनों में? क्लब्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI, ACM, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्लब्स हैं जिसमें कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं. ग्राउंड ये सब छोटा है पर है, मतलब बास्केटबॉल ये सब है, और कल्चर क्लब, आर्ट क्लब ये सब भी है. और तुम्हें किस में इंटरेस्ट आ रहा है? मुझे CSI में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने वो क्लब ज्वाइन किया है. क्या करता है CSI? कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें वेब डेव है, AI/ML बहुत सारे. बैकग्राउंड है आपका इसको लेकर? हाँ, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वेब डेव में और AI/ML में, इसलिए. नाईस. तुला काय वाटतं, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज काय आहे तुझ्या कॉलेजमध्ये वेगळं, म्हणजे हे ड्रीम करतात आहे यांना काय, म्हणजे PICT कशाला ड्रीम करतात, काय आहे? पिअर कल्चर आणि स्टुडंटचे जे कोडिंग आणि ते जे हे म्हणजे काय म्हणतात, कोडिंगसाठी जी ॲफिनिटी पोरांमध्ये किंवा कॉर्पोरेट लाईफसाठी जी कोडिंग लागते, ज्या लेवलची कोडिंग लागते ती म्हणजे PICT तर नोन आहे त्याच्यासाठी, कोडिंगसाठी तर. एन्थुसियास्टिक एकदम. यस. सो एक्चुअली आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट कि जब मैं CET देने गया था तो उसी दिन मैंने इमेजिन किया था कि एक दिन PICT में जाना है. तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि नहीं, आई हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर दिस. एंड जब मिला तो बहुत खुशी हुई थी एंड आई वाज ऑल्सो हैप्पी कि यार मैंने एफर्ट्स भी डाले और उस हिसाब से मुझे मेरा ये फ्रूट ऑफ एफर्ट भी मिला. यही हुई ना बात कि कोई बोलते ना, कोई चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको दिलाने में.
राइट? तो बहुत ही बढ़िया। और मेरे बच्चे मैं यही बताना चाहूँगा कि पीआईसीटी को एक ड्रीम रखना बहुत सही होगा। बेटा ये इनसे जानोगे आप, लेकिन मैंने खुद ने भी देखा है पीआईसीटी को बहुत क्लोजली, तो वो उस लेवल का कॉलेज है। सो हम अकॉर्डिंग टू मी पीआईसीटी का जो कोडिंग कल्चर है वो बहुत अच्छा है। मतलब लाइक जो अपने सीनियर्स है वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए फॉर 4th ईयर प्लेसमेंट के लिए। तो जो मैं अभी कांटेक्ट में हूँ कि 4th और 3rd ईयर के सीनियर्स के जो कांटेक्ट में हूँ मैं कि मतलब कंपनीज में जाने के लिए कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं डीएसए में, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। एंड क्लब्स ज़्यादा ज्वाइन किए तो ज़्यादा आपके सीनियर के साथ कनेक्शन होता है। अच्छा, मेरे ना दो साइड में दो अलग तरह के लोग हैं, हॉस्टल वाले और ये लोकलाइट्स। विच लाइफ इज बेटर, हॉस्टल वाली या लोकलाइट वाली? आई वुड से लोकलाइट्स वाली ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हॉस्टल में कभी कभी ऐसा होता है कि खाना मतलब हमारा एपेटाइट टेस्ट कुछ और होता है, और हॉस्टल में सबके हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है हॉस्टल और वहाँ का जो मुझे यहाँ पे इतना स्पाइसी, मतलब मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे इतना मिलता नहीं यहाँ हर चीज में शक्कर डाल देते बालाजी तुला कसं वाटतं इथे? घरची आठवण येते, असं वाटतं घरी होतो तोपर्यंत कपडे ते धुतले जायचे, चांगलं जेवण पण भेटायचं आणि घरचे म्हणजे घरचा जो लव बॉन्ड असतो तो वेगळा असतो. तो तसं इथं आहे, मित्रांनो होतो तयार, पण तो घरचा बॉन्ड वेगळाच असतो, आईचं प्रेम आणि ते तसं. पण जेव्हा तुम्ही घरी होता तेव्हा तुम्ही हे मॅनिफेस्ट करत होता ना, कधी मी जाणार आहे बाहेर? मी मी ड्रीम बघत होतो COEP ला कधी जाईल, पण तिथं झालं नाही, तो चान्स भेटला नहीं. पण तुझा खूप क्लोज होता हॉस्टल लाइफ और घर का लोकलाइट लाइफ, क्योंकि आप कभी भी घर जा सकते हो, मम्मी पापा से मिल सकते हो, अपने सोसाइटी या आजू बाजू के रिलेटिव से मिल सकते हो, तो आपको एक ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होता। मतलब ऑब्वियसली कॉलेज लाइफ में भी फ्रेंड्स आपको मिलते हैं, बट जब आप मस्ती बहुत होती है ना हॉस्टल में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि कॉलेज लाइफ भी बहुत एंजॉय करते हैं वो लोग हॉस्टल Right. में। लोकल आईडी Local पर ID. लोकल आईडी पर कैसा है, जो पीआईसीटी का जो बाहर का एरिया है वहाँ पे आपको बहुत फूड स्टॉल मिल जाएगा, मतलब खाने का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। वाह, वो तो बहुत बेस्ट है। हाँ, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। मुझे आज भी वो रोल्स अभी भी है क्या पता नहीं, रिची रिच जो हाँ, हमारे वक्त के यार, वो रोल्स के लिए हम आते थे वीआईटी से। बहुत जबरदस्त। कॉफी बहुत फेमस है। और वो एक पंजाबी है कॉर्नर में, यस, पंजाबी अंकल। राजू अंकल की छोले भटूरे. हाँ, राजू अंकल, वो आज भी है ना, उतनी छोटे से ठेले में। Yes. मजेदार है। चलो बहुत अच्छे। सो नाउ कमिंग टू MHTCT एग्जाम दे के हम लोग इन कॉलेज में पहुंचे। मेरा एक सवाल आप सबसे है कि MHTCT इजी है या डिफिकल्ट? मैंने मेंस की प्रिपरेशन ज़्यादा की थी, इसलिए मुझे CET कंपैरेटिवली इजी लगा था। पर इस साल पेपर भी पिछले साल से टफ आया था, तो मतलब एक बैलेंस हो गया था वो। तो CET बहुत इजी पेपर है, अगर आप बोर्ड्स प्लस का आपकी प्रिपरेशन है तो CET आपके लिए इजी ही है। तो अकॉर्डिंग टू यू CET एक इजी एग्जाम Yes. है, तुला काय वाटतं? याचं थोडं वेगळं असेल, मला नक्कीच माहिती. क्वेश्चन परत. CET इझी आहे की डिफिकल्ट, तुला काय वाटतं? डिपेंड्स अपॉन युअर प्रिपरेशन. तुमची प्रिपरेशन कशी, तुमचे रिव्हिजन ऑन टाईम आहे. जर तुम्ही MCQ ऑन टाईम सोडवले, लेक्चर तुम्ही ऑन टाईम सोडवले असतील, लेक्चरमधले क्वेश्चन तुम्ही लेक्चर झाल्यावर परत रिवाईज मारत असेल, तर तुम्ही ऑन ट्रॅक आहे. तर एवढंच. म्हणजे जेईचे प्रश्न वगैरे येतात त्याच्यात जेईचे क्वेश्चन तुम्ही डायरेक्ट पाठ करून टाकले होते. तुम्ही प्रॅक्टिस केली, तुम्ही कन्सिस्टंट राहिले तर बरोबर सगळे क्वेश्चन सुटतात. शांततेत राहिलं तरी बरोबर, म्हणजे एका फेज नंतर सगळे क्वेश्चन सुटायला लागतात. किती पण टफ असला तरी तो क्वेश्चन कमीत कमी समजायला तरी लागतो. क्वेश्चनचा क्रक्स काय, क्वेश्चनमध्ये विचारता काय किंवा क्वेश्चनमध्ये काढायचं काय, ते जेव्हा तुम्ही कन्सिस्टंटली तुम्ही प्रिपेअर करता त्या गोष्टीसाठी, तर तुम्हाला ते क्रक्स येऊन जातं की काय काय करायचं त्याच्यात. नक्कीच. आणि आपण बोलणार आहे मॅट्रेसेस बद्दल थोड्या वेळात. सो ॲक्च्युली माझ्यासाठी तरी CET डिपेंड करतं की नंबर ऑफ क्वेश्चन्स किती टाइम लिमिट मध्ये मी सॉल्व करतो. जर मी ते करू शकलो तर माझ्यासाठी CET इजी. सो इट्स ऑल अबाउट स्पीड और आपको कितने जल्दी रिकलेक्ट होते हैं फॉर्मूला. आपको जल्दी जल्दी दिमाग में अगर फॉर्मूला आ गए तो इजी है. नाईस. तुला काय वाटतं? माझी मॉडरेट झाली जी CET माझी मॉडरेट होती. कसं आहे CET मध्ये मला मॅथ्स थोडंसं हार्ड वाटलं, पण जे फिजिक्स आणि केमिस्ट्री होतं ते खूप इझी आहे. म्हणजे लाईक फिजिक्स फॉर्म्युला बेसच आहे फिजिक्स. अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री वॉज रिअली इझी हां, आणि मॅथ्स थोडंसं टफर लेवल. टफर आहे. आता तुमची जर्नी बद्दल सांगा मला. म्हणजे एव्हरीवन इज डिफरंट हिअर, सगळ्यांची जर्नी थोडी वेगळी होती, राईट? टू लेट्स गो वन बाय वन फ्रॉम हिअर ना, दिस साइड. सो मी ड्रॉप घेऊन CETची प्रिपरेशन करत होतो आणि स्टार्टिंगला मी प्रिपरेशन माझी मी ऑक्टोबरमध्ये स्टार्ट केले होते. मी सप्टेंबरपर्यंत काउन्सिलिंगमध्येच होतो. लास्ट इयर माझे पर्सेंटाईल 90% होते अँड ॲट दॅट पर्सेंटाईल मला VITमध्ये इन्स्टू भेटत होतं कॅप राऊंडला. पण नंतर मी डिसाईड केलं की लेट्स टेक अ ड्रॉप अँड टेक अ रिस्क. तो मी रिस्क घेऊन प्रिपरेशन केली आणि मग गणितांक मला भेटले आणि मी झिटामधून प्रिपेअर केलं फॉर मॅथ्स आणि बाकी सब्जेक्ट मी ऑनलाईन केले.
दुसऱ्या सोर्सवरून. रिपीटर होता 90 पर्सेंटाईल वरून तू 98 पर्यंत आला है ना, 97.90. खूपच मस्त. म्हणजे 90 पर्सेंटाईलच्या नंतर तुला रिपीट करण्याचं धाडस आणि ऑक्टोबर पासून सुरू केलं. इट वॉज म्हणजे तुला असं वाटत होतं की हा माझं होऊन जाईल, एक होतं म्हणजे एक थोडं रात्री असं सेल्फ डाऊट व्हायचं मला की कसं होईल माझं, म्हणजे एक्झाम परत खराब गेली तर परत लास्ट इयर पेक्षा कमी नको यायला. कारण की मी बघत होतो ना आजूबाजूला ज्यांनी ड्रॉप घेतला होता त्यांचे पर्सेंटाईल लास्ट इयर पेक्षा कमी आले होते. तर तो एक सेल्फ डाऊट होता माझ्यामध्ये. आणि खूप पॉडकास्ट वगैरे बघता तुम्ही पण, तर असतं ना असं खूप की बाबा यांचं झालं माझं होईल का, असं क्वेश्चन मार्क. मी ते खूप पॉडकास्ट बघितले, मी गणितांवरतीच पॉडकास्ट बघितले होते सिनियर्सचे आणि मी त्यांची ऍडवाइस घेऊन फॉलो करून मी प्रिपेअर केलं होतं नाईस. आणि आज इथं पॉडकास्ट द्यायला आहे. हा नाही नाही खूप मस्त ना. आणि तुझं पण एक्झाम्पल घेऊन खूप लोक आता इथे करणार आहे. खूप रिपीटर्स आहे यावर्षी पण जे करत आहे. तुझं कसं होतं, हाउ वाज युअर जर्नी? सर एक्चुअली मैं जेई का प्रिपेयर कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, लाइक 28 को मेरा शिफ्ट था. उसके बाद मुझे बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ यार कि हमने इतना प्रिपेयर किया था फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे शायद. तो उस टाइम पे मैंने रियलिस्टिकली एनालाइज किया कि मेरे लिए अच्छा क्या होगा, कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दूँ और सीईटी. और वो ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि यार सीईटी में ही मेरा बेस्ट चांस है. तो वही मैंने 50 डेज बोर्ड्स के बाद ही शुरू किया था. ओके. तो तेरा बेसिकली तूने सीईटी पे फोकस ही फर्स्ट शिफ्ट में अच्छा नहीं आया और फिर बोर्ड्स दिया और फिर बोर्ड्स के बाद तो ओनली 50 डेज में हो गया. 50 डेज में एक्चुअली मेरा जेई में मेजॉरिटी ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया था कवर. तो जो मैथ्स के मेरे वीक टॉपिक्स है उनको मैंने बीटा 4.0 से थोड़ा अच्छा किया और उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस की. और फिर मॉक टेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं सीईटी में अच्छा परफॉर्म. बाद में तूने सेकंड अटेम्प्ट पे ध्यान ही नहीं दिया. नहीं मतलब ऐसे ही जाके गया और कुछ स्कोर में फरक नाही आया. मतलब जितने फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने सेकंड में. बिलकुल बिलकुल. बालाजी तुझं कसं होतं? माझं पूर्ण प्रिपरेशन सीईटीसाठी टार्गेटेड होतं 11वी पासून. मी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही करत होतो. मी ऑफलाईनमध्ये जाण्याचं मेन कारण होतं की कॉम्पिटिशनची फील राहावं. आपल्या आजूबाजूचे पोरं काय करताय, आपण कुठं मागे पडतो, त्यासाठी मी ऑफलाईनला जायचो. आणि ऑनलाईन मी घरी येऊन लेक्चर करायचो. तुमचे बीटाचे लेक्चर झाले, झिटाचे झाले. तर म्हणजे ऑनलाईनला टीचिंग भारी आणि ऑफलाईनसाठी कॉम्पिटिशन भारी. ते कॉम्पिटिशनचा फील आणि ऑनलाईनची टीचिंग तुम्हाला चांगल्या लेवलवर बूस्ट करते. तर मला एक विचारायचं आहे, कारण की जेव्हा तुम्ही ऑफलाईन ऑनलाईन करता आपल्याकडे आहे तर 24 तासच. हाऊ डू यू मॅनेज टाइम? बिकॉज तू तिथे पण 5-6 तास जातो, इथे पण तुला करायचं आहे 2-2 आणि तिथे सब्जेक्ट वेगळं चालू असेल, टॉपिक वेगळं चालू असेल, इथे वेगळं चालू असेल. तर जे ऑफलाईनमध्ये जे चालायचं, मी ऑफलाईनला जे चालायचं तेच घरी जाऊन करायचो. आणि माझा ऑफलाईनचा क्लास जवळजवळ 6-7 तास चालायचा, कधी 9-9 तास सुद्धा चालायचं, कधी 10 पण गेलेले तास. पण डेली अटेंड करायचं तू? डेली करायचो. मग घरी आलो, आता ऑफलाईनमध्ये कधीच काही समजत नव्हतं, का बरं नाही का, कॉन्सन्ट्रेशन नव्हतं. पण मी फक्त कॉम्पिटिशनचं फील घ्यायला जायचो. मग घरी आलो, लेक्चर करायचो, सगळं करायचो, लेक्चर पूर्ण संपवायचो. मग क्वेश्चन प्रॅक्टिसकडे जायचो. आणि जोपर्यंत ऑफलाईनमध्ये चॅप्टर पूर्ण होत नव्हता तोपर्यंत मी इकडे ऑनलाईन लेक्चर संपवून ठेवलेलं असायचं. आणि जो मध्ये गॅप असतो, म्हणजे माझे लेक्चर संपले आणि ऑफलाईनमध्ये टीचिंग त्या चॅप्टरची होणे बाकी, त्या फेजमध्ये मी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचो. नाईस. म्हणजे ऑफलाईनचं शेड्यूल फॉलो करा है ना, पण ऑनलाईनचे टीचर कडून करा. आणि ऑफलाईनचं म्हणजे कॉम्पिटिशन एक्झाम्स करत राहा तिथे. म्हणजे सपोर्ट असतो एक, की ऑफलाईन नाही समजलं तर ऑनलाईन क्लिअर कट समजून जातं. म्हणजे ऑनलाईन चांगल्या लेवलवर टीचिंग आहे. ऑफलाईनचे टीचर कसे होते तुझे तरी? वर ते सपोर्टिव्ह तर होते, पण लास्ट मंथमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम झाला. तुझं कसं होतं? मेरी प्रिपरेशन तो 11 से मैं जेई के तरफ ही फोकस था. पहले मतलब हर एक का ऐसा ही होता है, सबसे पहले तो एडवांस की ड्रीम होती है, फिर धीरे नीचे आ जाता है. तो फिर 11 तक तो वैसा ही था. फिर 12th में मैंने डिसाइड किया कि मतलब एडवांस को मैं ऐसा साइड, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था. मैं मतलब सुबह कॉलेज जाता था, शाम को आता था. थोड़ी बहुत जो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता था वही, ऑफलाइन कोचिंग ये सब कुछ नहीं. कंप्लीटली ऑनलाइन जेई के लिए. फिर उसके बाद फिर 12th में मैंने डिसाइड किया कि मैं मेंस लेवल ही पढ़ाई करूंगा, जिससे कि मतलब अगर एडवांस का करने गया तो ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बोर्ड्स के ऊपर भी ध्यान देना था. वो टीचर्स भी मुझे बोलते थे कि बोर्ड्स में भी 95 लेके आओ ऐसे, क्योंकि हमारा कॉलेज अच्छा था जूनियर कॉलेज, इसलिए वो बोलते थे बोर्ड्स के ऊपर भी अच्छा फोकस रखो. इसलिए फिर बोर्ड्स और जेई को लेके ही मैं चलता गया. फिर जैन के टाइम जेई हुई, उसके बाद उसमें 97 आए. फिर बोर्ड्स हुए, सेकंड अटेम्प्ट हुआ. सेकंड अटेम्प्ट में मुझे लगा कि 97 आए तो सेकंड अटेम्प्ट में 98 99 आने ही चाहिए. पर जब मेरा पेपर ख़राब हुआ तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं एडवांस के जगह मैं अभी सीईटी के ऊपर फोकस शिफ्ट कर देता.
फिर उसके बाद मैं रोज एक मॉक टेस्ट देता था रोज 20 दिन थे ना तुम्हारे पास से। हाँ, तो उसमें मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट होने के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आते थे वही उन्हें एनालाइज किया, जो टॉपिक्स वीक थे उन्हें बार बार रिवाइज किया, यही किया। तो सीईटी का मैंने लास्ट में यही किया। व्हेरी नाइस। तो सब लोग हाँ कुछ ऍड कर रहे माझी जे 2 वर्ष मी टार्गेट तर CET वरच ठेवलं होतं. पण असे कन्फ्युजन झोन येतात की CET करू का JEE करू? तो कंटिन्यूअस कन्फ्युजन झोनमध्ये होतो मी. पार CETचा पेपर होऊस तर मी कन्फ्युजनमध्ये होतो की CET करू का JEE करू? एक फेज असतो की तुम्हाला स्टार्टिंगला CETचे पण बेसिक क्वेश्चनसुद्धा सुटत नाही. पण एका फेजनंतर तुम्हाला JEEचे चांगल्या लेव्हलचे पण क्वेश्चन सुटायला लागतात. कधी-कधी ॲडव्हान्सचे पण सुटतात. म्हणजे तुम्ही प्रिपेअर करत असाल त्या लेव्हलवर. पण JEEचा सिलेबस व्हास्ट आहे. तुम्ही पूर्ण सिलेबस कव्हर करू शकत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्ही JEEला सगळा सिलेबस कव्हर नाही होत. त्याच्यामुळे तुम्ही Percentage चांगले तिकडं उडत हां, नाही. पडत नाही. तर परत मग असं वाटतं की चला CETकडे जाऊ. CET सोपी. CETला केमिस्ट्रीचं पुस्तकाच्या बाहेरचं काही येणार नाही. मग असं परत CETकडे येतो. मग परत क्वेश्चन सुटायला लागतं. परत JEE, CET, JEE असं कन्फ्युजनमध्ये जातं. पण तो झोन कधी येतो जेव्हा तुम्ही कंटिन्यूअस प्रॅक्टिस करत असतात, विगोरसली प्रॅक्टिस करत असतात. तेव्हा तो झोन येतो. तुम्हाला पण असं आलं का कधी की JEE CET JEE CET ऍक्च्युली सर 11th आणि 12th मध्ये मी पूर्ण कन्सिस्टंटली JEE वरच फोकस केलेलं. बट ॲट दॅट टाइम जब रिझल्ट नाही आता तेव्हा मला वाटलं की यार आता थोडं अनालाइज करायला पाहिजे की आपला बेस्ट चान्स कुठे राहतो. सो त्याप्रमाणे मला असं वाटलं की CET वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. पण हे सेम फिलिंग तुला नोव्हेंबरमध्ये नाही आली, ऑक्टोबरमध्ये नाही आली? म्हणजे मॉक टेस्ट देत होता तू सर तुझ्या ऍक्च्युली मी tuitions मध्ये. JEEची जे मॉक टेस्ट द्यायचो त्यात माझे खूप कमी स्कोर यायला लागला नोव्हेंबर पासून, लाईक 80-90. तेव्हा तुला असं वाटलं नाही की आपण शिफ्ट करावं, ॲट दॅट टाइम मला असं वाटायचं की थोड़ा और कर लेता हूँ, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा? बट एट दैट पॉइंट जनवरी के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अभी नहीं शिफ्ट करूंगा तो बहुत लेट ना हो पर आपको ये पता है कि 100 या 110 या 120 भी मिले तो भी परसेंटाइल खास नहीं आएंगे, हाँ. तो कुछ कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब ये थॉट प्रोसेस नहीं चलता आगे? एक्चुअली चल रहा था बट मुझे कंटिन्यूअसली ऐसा मोटिवेशन लग रहा था कि यार आई कैन पुश माय लिमिट्स, बट Okay. एट सम पॉइंट आपको रियलाइज होता है कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल यही है. क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेम फेज से गुजर रहे होंगे. डू यू थिंक दे शुड नाउ एट दिस मोमेंट स्विच टू CET या फिर उनको भी फेज 1 तक रुकना चाहिए? एक्चुअली नहीं, मैंने थोड़ा लेट शिफ्ट किया था. दिवाली इज द राइट टाइम कि आप एनालाइज करो कि आपको कौन से एग्जाम की तरफ जाना है और सिर्फ एक को ही टारगेट करो. बिकॉज आउट ऑफ 300 अगर आप 150 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो मॉक में तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है उसका स्कोर का. हाँ. नाउ हियर वी हैव एन एग्जांपल. 97 परसेंटाइल है, स्टिल उसने PICT चूज किया है ओवर NITs बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन दैट. और मतलब यहाँ पे टेक ब्रांच मिल रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। प्लस जैसे कि इसने बोला कि एक राइट टाइम पे स्विच करना चाहिए हमें, ये एक सही बात है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है व्हाट दे डिड इज दैट दे ट्राइड फोकसिंग ऑन एडवांस आफ्टर द सेकंड अटेम्प्ट, जिससे कि उनका वो भी CET खराब हो गया. खराब हो गया। इसलिए जैसे इसने बोला हमें अपनी पोटेंशियल पता होनी चाहिए। पोटेंशियल अच्छा वर्ड नहीं है, मतलब उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं वो। और आप जानते हो खुद को रियलाइज हो जाता है, बट हम मानना नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ. जैसे इसने बोला आई वाज ट्राइंग टू पुश माय लिमिट्स, लेकिन अगर किसी का स्कोर 120 आ रहा है, पुश करके वो 200 नहीं जा सकता. करने को हम कर सकते हैं, पर हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो हम कैसे करें ये। और नहीं, ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट भी है क्योंकि ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिसिंग है, इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ रहे. मतलब इवन आई टॉट JEE फॉर लास्ट 15 इयर्स. ये जिस कोचिंग में उस कोचिंग में मैं पढ़ाता था IIT JEE का, राइट. सो आई थिंक कि बच्चों को रियलाइजेशन आना चाहिए, है ना, कि 70 80 90 100 जिनके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, दे शुड स्विच टू नेक्स्ट एग्जाम. अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, Yes. राइट? डू यू एग्री? Yes, I agree. क्योंकि मेरी वो गलती हुई थी कि I could not analyze earlier. If I would have analyzed earlier, मेरा और CET का सिलेबस कवर हो जाता. वैसे आपने तो अच्छा कर लिया, आपके बारे में नहीं, लेकिन जो अभी बच्चे कंफ्यूज्ड है उनको, क्योंकि आपके साथ अच्छा हो गया, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल होंगे जिनके साथ शायद अच्छा नहीं हुआ होगा टर्न आउट. महाराष्ट्र में भी कैसे है कि जो NIT लेवल्स के कॉलेजेस है वो महाराष्ट्र में है, जैसे कि COEP हुआ, PICT हुआ, SPIT हुआ, देन COEP, PICT, SPIT, जीजे सानवी, इनके भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे है. तो जो अभी इजी लेवल वाइज देखे गए तो CET बहुत इजी है, पर JEE और CET जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो JEE के लिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसका टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा होता है. लाइक आपको 3 to 4 मिनट्स मिल जाते हैं JEE के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जो CET का क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2 मिनट में नहीं तो स्पीड बहुत जरूरी है वहाँ पे. लगता है, तो वो मैनेज करने के लिए आपको हार्डली 3 to 4 मंथ्स CET प्रिपेयर करना चाहिए. बिल्कुल 3-4 महीने होना चाहिए. JEE तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर असणं गरजेचं आहे आणि CET तुमचं पूर्ण सिलेबस कव्हर असणं गरजेचं आहे. सिलेबस कव्हर होतो. CETचा सिलेबस कव्हर करणं सोपं आहे, पण त्याला रिव्हिजन करणं टफ आहे, चॅलेंज. आणि कमी टाइम मध्ये ते सॉल्व्ह हां. करणं. तुम्हाला CETचे क्वेश्चन केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन मॉडरेट लेवलचे, पण तुम्हाला तिथं
स्पीडवर मॅथवर तुम्हाला स्पीड वाढवावा लागतो, फिजिक्सवर स्पीड वाढवावा लागतो. टाईम मॅनेजमेंटचा खेळ आहे CET. आणि CET इज अ गेम ऑफ टाईम मॅनेजमेंट अँड जे इज अ कन्सेप्ट प्ले ऑफ अ कोर कन्सेप्ट. यस यस, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली. नाइस है ना. जेई सीटी के बारे में भी काफ़ी अच्छा आपने बताया, राइट. सो सब लोगों ने यहाँ कहीं ना कहीं जेई के लिए ट्राई किया है, लेकिन अल्टीमेटली स्विच होके आप सीटी के अच्छे कॉलेज में हो एंड बेस्ट कॉलेज में हो, राइट. अच्छा, थोड़ा अब ये सवाल है मेरा कि गणितंक के बारे में आपको पता कैसे चला? आप कैसे जुड़े गणितंक से? मुझे 12th में पता चला गणितंक के बारे में. एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस देखे थे पॉडकास्ट टॉपर्स के, तब मुझे पता चला गणितंक के बारे में. तो फिर गणितंक में सर, केमिस्ट्री में मैम, इनके टिप्स बहुत अच्छे लगे. मेनली मैंने सीटी और बोर्ड्स के लिए गणितंक के ऊपर फोकस किया. जो बीटा बैच है वो, प्लस काउंसलिंग भी अभी गणितंक से ही की. तो फिर वही मेनली बोर्ड्स और सीटी के लिए. ओके, अबाउट यू? तुला कसं माहिती पडलं? मी जेव्हा 11वीत गेलो तेव्हा आमची ऑफलाईनमधले टीचर म्हणे यावर्षी CETला जेईचे क्वेश्चन आले. आता मी म्हटलं चला आपण एकदा पाहू कसे असतील क्वेश्चन. मी सहज पाहिलं, काही क्वेश्चन जमतच नव्हते. बेसिक जे टेक्स्ट बुक लेवलमधले होते ते जमत होते. मग आता याला कसं डोकं लावू, याला कसं शॉर्टकट सोडवता येईल, मी असं डोकं लावत होतो. मग मी यूट्यूबवर सर्च ट्रिग्नोमेट्रीचे शॉर्टकट, ट्रिग्नोमेट्री 11th असे सर्च केलं. मला फीडमध्ये तुमचं हे आलं. मी टाईप केलं. तुम्ही जेव्हा सुरुवात सबने लिहिन ते सांगितलं जुगाड्स आणि ते, म्हणजे ते असं रिअली हिट झालं. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली की अरे असं सुटू राहिलं, चला अरे पुढचे क्वेश्चन घ्या, पुढचे क्वेश्चन घ्या. मग तो इंटरेस्ट डेव्हलप होतो जेव्हा तुमची फ्रिक्वेन्सी जेव्हा मॅच होती. त्याच्यामुळे असं मला रेकमेंड झालं तुमचं चॅनल जेव्हा यूट्यूबवर सर्च केलं तर. मग कंटिन्यू मग मी फ्लो मग तुमचे जुगाड्स आणि ते पाहिले होते. 2023चे मी पूर्ण बीटाचे केले ते, 2024ला केले नव्हते. 23 नंतर 2025ला परत पूर्ण बीटाचे लेक्चर केले. काय मस्त मस्त. सर मी ऍक्च्युली बीटा 3.0 पूर्ण मॅथ्सचं कम्प्लीट केलेलं. सो मी पहिले ते चॅप्टर्स केले जे माझे वीक होते. सो ते चॅप्टर्स कम्प्लीट झाल्यानंतर मी PYQs राईट अँगल बॅच मधून सॉल्व्ह केले. आणि ते रिवाइज करणं जास्त इम्पॉर्टंट आहे, कारण जे जुगाड्स आहेत ते सारखे लक्षात ठेवायला इम्पॉर्टंट आहे. सो मी काय करायचो, एक ट्रिक वापरायचो की एक पेपर घ्यायचो आणि जे काय मला त्या चॅप्टर मधलं आठवतंय मी रिकॉल करून माझं बी लिहायचो. त्याच्याने खूप फायदा झाला. ऍक्टिव्ह रिकॉल, व्हेरी नाईस. तुला कसं मिळालं? मी ट्रिग्नोमेट्रीचं लेक्चर्स करत होतो बीटा 3.0चे, आणि मला असं, मी आधी ट्रिग्नोमेट्री केलं तर मला जमलं नव्हतं, पण मी 3.0चं लेक्चर केलं ट्रिग्नोमेट्रीचं. नंतर मला असं कळालं की अरे हे आपण अशी लेवलची थिंकिंग पण करू शकतो. सो मी बीटा 3.0चं लेक्चर केलं ट्रिग्नोमेट्रीचं, आणि देन मी PYQ सॉल्व्ह केलं आणि ते सगळे माझ्याकडून झाले. ओके, नंतर मग मी झिटा जॉईन केला आणि झिटामध्ये. एग्जैक्टली. तो जैसे तुम्हें सांगता है, बिकॉज स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट in MHCT, तो जुगाड़ पता होना जरूरी है. और बहुत सारे टीचर्स वो थोड़ा लंबा लंबा खींचते हैं चीज़ों को. तो ऐसे आपको क्या लगता है कौन सा वो टॉपिक था जो सबसे ज़्यादा जुगाड़ से हमने सॉल्व किया? अबाउट यू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. उसमें मुझे लगता है जैसे कि जेई की जब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था तभी मतलब मेरा परसेप्शन ऐसा था कि ये सब क्या फॉर्मेट है, तब मैं डिराइव कर लूंगा पेपर के टाइम पे, क्योंकि जेई में जेई वाले, हाँ. लेकिन सीईटी में वैसा नहीं है. सीईटी में आपको मतलब हर एक, जैसे कि एक कोई फॉर्मूला होगा तो उसके इक्वेशन ऑफ पैराबोला टेंजेंट का पता होना चाहिए. हाँ. तो फिर उसमें भी अलग अलग केस की ये वैल्यूज आए तो हम ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं. मुझे लगता है सीईटी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेई में तो आप मतलब करते हो सॉल्व आराम से. कोणत्या चॅप्टर मध्ये तू सगळ्यात जास्त जुगाड यूज केले? ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, नंतर लाईन अँड प्लेन, नंतर कॅल्क्युलसमध्ये डिफरन्शिएशन, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट आणि ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. ऑलमोस्ट मोठे मोठे सगळे कॅल्क्युलसमध्ये तर सगळ्या याच्यात मी शॉर्टकट आणि जुगाड वापरले होते, का बरं होत होते अप्लाय. आणि एका फेजनंतर तुम्ही पण स्वतःहून जुगाड तयार करायला लागतात. मग मी पण स्वतःचे जुगाड तयार केले. नंतर मग ते तुम्हाला स्पीडमध्ये इम्प्रूव्हमेंट होती आणि तुम्हाला सपोर्ट भेटतो, तुम्हाला पेपरला टाइम लवकर हे होतं मॅनेज. तुला? सर ऍक्च्युली मला ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रीला तो जो ट्रायंगल आहे जुगाडू ट्रायंगल खूप यूज झालेला मला. आणि त्याच्यानंतर डिफरन्शियल इक्वेशनचे जे रेट ऑफ डीके ऑफ त्याच्यात खूप सारे जुगाड होते, ज्यांनी म्हणजे खूप कॅल्क्युलेशन वाचायचे आणि 30 to 40 सेकंड्स मध्ये मॅथ्सचा मोठा क्वेश्चन सॉल्व्ह व्हायचा. एक्झॅक्टली. मी ऑलमोस्ट सगळ्याच चॅप्टरला जुगाड यूज केलं, म्हणजे लाईन अँड प्लेन पासल्या चॅप्टरला पण मी जुगाड यूज केलं होतं. लाईक एक्स इज ग्रेटर दॅन दिलं होतं, आपण बघू शकतो की कुठली व्हॅल्यू सॅटिस्फाईड करते. एक्झॅक्टली. तर मी ऑलमोस्ट इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन, डेफिनाइट इंटिग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इमेज ऑफ अ पॉइंट थ्रू अ लाईन अँड ऑल, सगळ्यालाच मी जुगाड यूज केले होते. जुगाडनी खूप फायदा झाला. आणि डू यू थिंक की एक्झाम मध्ये ते जुगाड तुम्हाला यूज करता आले? खूप जागी यूज करता आले. सर ऍक्च्युली त्याची प्रॅक्टिस पण असायला पाहिजे. जितकी जास्ती तुम्ही प्रॅक्टिस कराल जुगाडनी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, तितका टाइम पण सेव्ह होईल आणि एक्झामच्या डेला पॅनिक नाही होणार. एक्झॅक्टली.
तर मला एक सांगा, म्हणजे तुझ्याकडूनच घेतो, विच वॉज युअर डिफिकल्ट टॉपिक इन मॅथ्स? मॅट्रायसेस यार, मतलब क्यू, वाय मॅट्रायसेस? मॅट्रायसिस जेव्हा आमच्या ऑफलाईन कोचिंगमध्ये चालू होतं, मी पूर्ण लक्ष दिलं नाही. काय मी जेव्हा ऑफलाईनमध्ये मॅट्रायसिस चालू होतं, मी दुसरा चॅप्टर करत होतो. मी फिजिक्सचा चॅप्टर करत होतो. मग नंतर एका फेजनंतर तिथं आमच्या ऑफलाईनमध्ये मॅट्रायसिसची टेस्ट झाली. मॅट्रायसिस कोणताच क्वेश्चन बरोबर आला नाही. नंतर आता घरी गेलो. नंतर यूट्यूबवर पाहिलं. यूट्यूबवर ह्या चॅनलचं कर, त्या चॅनलचं कर, त्या चॅनलचं कर, हे कर, ते कर. म्हणजे तुम्ही कॉम्प्लेक्सिटी वाढून घेता स्वतःची. आणि मी सगळेचे सगळे मॅट्रायसिसचे आणि ओव्हरऑल सगळे 11वीपासून तर 12वीपर्यंत सगळे लेक्चर 2x मध्ये केले. पण तुम्ही हे पण करताय, ते पण करताय एका चॅप्टरसाठी, 2x मध्ये पण करताय. तुम्ही कॉम्प्लेक्सिटी वाढवत जाता स्वतःची. आणि मी सगळ्यात जास्त कॉम्प्लेक्सिटी मॅट्रायसिस चॅप्टरमध्ये केली आणि मॅट्रायसिस सगळ्यात वीक करून टाकला. तुम्हाला पण वाटतो का मॅट्रायसिस इतका डिफिकल्ट आहे? मॅट्रायसेस थोडं अल्जेब्रा थोडं सीईटी साठी सोपं आहेत. एवढा इजंट इट इझी मॅट्रायसिस? मॅट्रायसिस वीक वाटण्याचं अजून एक कारण आहे की ते रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलन ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये गॅरंटेड कॅल्क्युलेशन चुका होत्या आणि त्या कॅल्क्युलेशन चूक झाला की डिमोटिवेट होतं माणूस. आयला आपण इतकं इंजिनिअरिंगमध्ये खूप करायचं तुला हां. row आणि column असं transformation. असं वाटतं की आपण इतकं सॉल्व्ह करू राहिलो, प्रत्येक वेळेस चुकू राहिलो, हा चॅप्टरच भंगार आहे, मला करायचंच नाही. मी सीईटीसाठी मॅट्रायसिस ऑप्शनला टाकलं होतं, पूर्ण ऑप्शनला. आला तर आला, नाही तर गेला. पण लकीली तो PYQ झाला आमच्या शिफ्टला. आणि तुला झाला ते. विच वॉज युअर डिफिकल्ट मोस्ट? मोस्टली इनडेफिनेट इंटिग्रेशन आणि एरिया अंडर द कर्व खूप टफ गेलेला मला, कारण इतके सगळे टाइप्स होते आणि वेगळं थिंकिंग लागतं प्रत्येक क्वेश्चन हा. आणि प्री रिक्विजिट्स खूप आहे. सो मी टाईपनी सगळे लिहून ठेवले. 13 टाइप्स आहेत आय गेस ते. करेक्ट. तर प्रत्येक टाईपचे मी क्वेश्चन सेपरेटली सॉल्व्ह केले, 20 ते 25 क्वेश्चन असे, आणि मग त्यांनी खूप स्ट्रॉंग झाले माझे. जेई मध्ये जेव्हा करतो तेव्हा तुला इंडेफिनाइट हा, तेव्हा स्किप केलेलं मी अच्छा. indefinite आणि डेफिनेट. मी लास्ट 50 डेज मध्येच इंडेफिनेट. आपल्या बीटा भरूनच. येस. व्हॉट अबाउट यू? एरिया अंडर द कर्व आणि परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन थोडंसं अच्छा. माझ्या शिफ्ट मध्ये हार्ड आलं परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन. मग तुला झालंच नाही ते? मग नाही झाला तो क्वेश्चन. परम्युटेशन कॉम्बिनेशन 11चं आहे, मग थोडंसं हा 11th ला पण आपण थोडं कमी फोकस देतो ना, हा. ते थोडं टफ गेलं. ओके. आणि हा सीईटीला कधी कधी तुम्ही जर 2024ची आणि 23ची PYQ पाहताल तर परम्युटेशन कॉम्बिनेशनचे सीईटी सेलनी मुद्दामून ॲडव्हान्सचे क्वेश्चन टाकलेले की जे तुम्हाला सॉल्वच होत नाही. पण ते असे क्वेश्चन आहे जे तुम्हाला सॉल्व होणार नाही, पण तुम्ही त्याच्यात गुंतून राहू नका. स्विच करा, तुम्ही कन्सेप्ट जाणून घ्या, स्विच होऊन जा आणि ती कन्सेप्ट रिव्हिजन मारत जा. तुम्ही त्याच क्वेश्चनवर कधीचा तो क्वेश्चन खेळताय, तोच क्वेश्चन खेळताय, समजत नाही, जमत नाही, द्या सोडून ना. कन्सेप्ट समजून घ्या, पुढच्या क्वेश्चनला स्विच व्हा. एक्झॅक्टली. व्हॉट अबाउट यू? For me, calculus was difficult during JEE times, but when I saw that the portion of CET for especially calculus, it was mostly based on this formulas only. Means as he said, there are different types, there are 13 types and all. Means वो easy था मेरे लिए. Means JEE में मुझे सोचना पड़ता था मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊँ. अगर मतलब उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करने बोल देते थे. पर सीईटी में मोस्टली मुझे इजी लगा. मतलब सीईटी में ऐसा है कि अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगे, कंसेप्ट पता होंगे, तो आपसे सॉल्व हो जाएगा. आपको कुछ ऐसा अलग थिंकिंग नहीं चाहिए. वैसा. तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आता है कि जिसने अच्छे से जेई किया है उसके लिए सीईटी एडवांटेज है. हाँ. जिसने जेई अच्छे से किया है, अब जो बच्चे जेई नहीं अच्छे से करेगा उसके लिए तो फिर सब डिफिकल्ट. जैसे इसने बोला जैसे कि मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो अगर कोई जेई वाला है तो वो खुद से पहले पूरा सॉल्व करके देखेगा. बोर्ड्स में भी हमें वैसे ही करना पड़ता है अगर आया तो. लेकिन सीईटी में वैसा नहीं है. सीईटी में हम फॉर्मूला से, जुगाड़ से ऐसे चीजें कर सकते हैं इजीली. तेरा भी मतलब जेई जो प्रिपेयर किया उसका बहुत फायदा हुआ ना एमएसटी से? बहुत फायदा हुआ. एंड एक्चुअली बाकी के जगह जहाँ पे सीईटी सिखाते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं और लो लेवल सिखाते हैं. बट जब गणित अंक पे मैं आया तब मुझे पता चला कि यार ये सीईटी में जो जेई टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी यहाँ कवर्ड है. इसीलिए दोनों कवर हो गया. लेवल ऑफ क्वेश्चंस कवर होना जरूरी है, नहीं तो हम पूरे साल बस खुश होके रहे, फायदा नहीं है. तू मेरे साथ पूरे साल था, तुझे कैसे लगा बैच में कि हम स्टार्टिंग से डिफिकल्टी लेवल ले रहे थे या भाई सब खुश रख रहे थे बस? मतलब सब बैलेंस था. लाइक पहले एक लेक्चर ऐसा था कि 10 to 12 मिनट्स का एक लेक्चर था, उसमें आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाते थे. एंड फिर एक लेक्चर ऐसा था कि जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे. क्वेश्चन प्रैक्टिस में कैसा था कि पहले जो आपने 2-3 क्वेश्चन थे वो इजी लेवल पे थे, पर जो उसके बाद 4 to 10 क्वेश्चन आते वो पूरे मतलब थॉट प्रोसेस बढ़ाने में मदद करते थे. एंड उसके बाद एक मॉक टेस्ट भी होती थी वो कॉन्सेप्ट के ऊपर. आपने क्विज रखा था और अगर वो क्विज में आपने मेरे को बोला था कि अगर क्विज में 12 क्वेश्चंस अच्छे जा रहे हैं, मतलब 75 अबव, तो नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं. बिल्कुल. आपको 15 क्वेश्चन मिलते थे और उसमें 12 अगर आ रहे तो अच्छा था. और लेवल भी अच्छी थी, डिफिकल्टी अच्छी थी, लेवल अच्छे थे. राइट. तो पूरे साल था, मेरे को याद है, तू भी पूरे साल था और तू ऑफलाइन भी था. राइट. चलो बहुत बढ़िया. सो ओवरऑल मुझे समझ में आता है कि सीईटी में बहुत डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर्स अगर हम
ठीक से फोकस तरीके से पढ़ाई करे, राइट? कुछ ऐड करना है इसमें? कन्सिस्टंटली अभ्यास करा. तुम्हाला सगळे टेस्ट म्हणजे काळानुसार तुम्हाला असं वाटेल की अरे हा इंटरलिंक्ड होतं असं वाटायला लागेल मग. ओके, अब डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है तुम लोगों के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट को डिफिकल्ट मानते हैं, तो व्हाट अबाउट यू? सर मुझे लगता है कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, टॉपिक डिफिकल्ट होता है. कुछ टॉपिक्स फिजिक्स में भी आपको ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक मिल जाएंगे जैसे कि इनऑर्गेनिक बहुत याद करना पड़ता है, पर फिजिकल में सिर्फ फॉर्मूलाज डाल के हो जाता है. सेम फॉर मैथमेटिक्स. तेरे लिए कोई ये डिफिकल्ट नहीं था, तेरे को सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता था पूरे प्रिपरेशन में? मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि उसमें याद करना बहुत होता था. लोगों को लेकिन रटना पसंद है यार. हाँ, पर मुझे लगता है कि मतलब मुझे उसमें एक ऐसी किक नहीं मिलती थी. जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते तभी बहुत मजा आता है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा आप बोरिंग लोगों है. को रटना पसंद था कि नहीं इनऑर्गेनिक? एक्चुअली अगर मार्क्स और आउटपुट मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो रटने में तेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था? केमिस्ट्री. केमिस्ट्री. मी सप्टेंबर 2024 पासून केमिस्ट्री पूर्ण पॉज केलं तर फिजिक्स आणि मॅथ हे दोनच सब्जेक्ट करत होतो. मी ठरवलं होतं की नाही आपण फिजिक्सचा पूर्ण पहिले सिलेबस करू, मग आपण केमिस्ट्री करू, मग मॅथला अजून जोर देऊ. पण एका फेजनंतर तुम्ही असं टाइम प्रेशर वाढतो की CET जवळ आली, JEE जवळ आली, बोर्ड जवळ आली, मग तुम्ही प्रेशरमध्ये जाता की तुम्ही हे करू का ते करू आता शेवटचे 2 महिने अगोदर. पण मी कन्सिस्टंटली 2 महिने फिजिक्स केलं, पण ऑफलाईनमध्ये केमिस्ट्री शिकवत होते. मी ऑफलाईन लक्ष दिलं नाही, ऑनलाईन केलं नाही. 2 महिने पूर्ण केमिस्ट्री बंद केलं. 2 ते 3 महिने 2.5 महिने पूर्ण केमिस्ट्री बंद केलं. पण नंतर थोडंसं म्हणजे जाणीव येते की मनातून अरे आता बोर्डाचे पेपर जवळ आले, JEE जवळ आली, JEEचा फर्स्ट अटेम्प्ट जवळ आलाय, आपला केमिस्ट्री काहीच प्रिपेअर नाही, बोर्डाला कमी येतील. मग असं एक रियालिटी झोन येतो तो. मग आता चला म्हणून केमिस्ट्री करू आता आपण. मग बाकी सगळे बंद केले? मग बाकी सगळं बंद. खूपच डेंजर आहे तुझी मी फिजिक्स बंद केलं. मॅथ सर्टन लेवलवर करत होतो की पूर्ण नको विसरायला, का स्टेप बाय स्टेप लिहायचं नाही मॅथला बोर्डाला. त्याच्यासाठी मी मॅथची थोडी प्रॅक्टिस करत होतो, पण इकडं पूर्ण बंद केलं. पण तरी असं इफेक्ट असं म्हणजे केमिस्ट्री करू राहिलो, पण असं काही इम्पॅक्ट दिसत नव्हतं की आपण केलंय पण येत नाहीये. मग जेव्हा जानेवारी आली, जानेवारीमध्ये आमची ऑफलाईनची पहिली मॉक टेस्ट झाली. केमिस्ट्रीला 25 मार्क. आपण इतकं 1 महिना केमिस्ट्री केलं, नाही आलं. आता फुल जोर लावायचं म्हटलं. मॅथ गेलं आणि फिजिक्स गेलं. आता फुल केमिस्ट्रीकडे वळायचं. 15 दिवस नॉनस्टॉप केमिस्ट्री केलं. केमिस्ट्रीचे सगळं असं मेमराईज केलं. नंतर JEEचा फर्स्ट अटेम्प्ट आला. जे केमिस्ट्रीचे परत कमी स्कोर आला. नंतर मॅथचं पण प्रिपरेशनला म्हणजे प्रॅक्टिस कमी केली. मग मॅथला पण परत स्कोर. पण फिजिक्स स्ट्रॉंग होतं. मुळात मी 2 महिने फिजिक्सवर जास्त जोर दिला, तर मग फिजिक्स स्ट्रॉंग झालं. आणि फिजिक्सचे मी काढताना मुळातच JEE ॲडव्हान्सचे क्वेश्चन केले ते. म्हणून फिजिक्सचा मला इतका प्रॉब्लेम नव्हता मेन्ससाठी. म्हणजे मेन्स त्याच्यावर निघून जाणार होती, एवढं तर कळालं होतं. पण फर्स्ट अटेम्प्टला केमिस्ट्रीचा स्कोर फार कमी. नंतर परत जाणवलं आपण चूक केली, आपण परत एकदा रिव्हिजन देऊ. बोर्डाचे पेपर होते. माझं जानेवारी 23 एप्रिलला पेपर झाला. आता केमिस्ट्री परत जोर लावायचा. केमिस्ट्री पूर्ण लाईन अँड लाईन पाठ केली, पूर्ण रिव्हिजन मारली, फुल विगरसली रिव्हिजन मारली. मग एका फेजनंतर बोर्डाच्या पेपरला चांगला गेला बोर्डाचा पेपर केमिस्ट्रीचा. बोर्डाला केमिस्ट्रीला मला 92 आले. बापरे. आणि मग CETला 35 आहे ना शेवटला. तर तू म्हणजे एक सांग की एका सब्जेक्टला तू 2 महिने करतो, तर बाकी सब्जेक्टला असं तुला भीती नाही वाटत की बाबा मला विसरून जाईल मी? लोक एका महिन्यात काही विसरून जातात, आणि तुला असं कधी वाटलेलं नाही? इगो येतो. आडणं मत येतो की नाही मला हे जमत नाही तर मी हेच करणार, मला हे जमत नाही तर हेच करणार, की मला हेच करायचंय. अशा इगोमध्ये माणूस पायावर कुडार मारून घेतो. मला सांगा तुम्ही किती लोग रिलेट करता है याच्यासोबत? ऐसे कुछ बच्चे हैं क्या जो ऐसा ही सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे जानना होगा. व्हॉट अबाउट यू? तू पण कधी असं केलेलं आहे की एकच सब्जेक्ट करणार आता मी एका महिन्यासाठी? ऍक्च्युली माझं शेड्यूल तसं बॅलन्स्डच होतं. ओव्हरऑल 2 इयर्स मध्ये मी 2 दिवस पहिले मॅथ्स, फिजिक्स आणि मग केमिस्ट्री, आणि मी 1 दिवस मध्ये एकच सब्जेक्ट करायचो. कोचिंगचं पण म्हणून त्यांनी खूप फायदा झाला. आणि जे वीक टॉपिक्स आहेत ते मी संडेला कव्हर करायचो किंवा जे बॅकलॉग. विच वॉज युअर डिफिकल्ट सब्जेक्ट? मॅथ्सच मोस्टली डिफिकल्ट होता, बट त्यातला कॅल्क्युलस पार्ट थोडा डिफिकल्ट होता. ओके. बाकी थोडंसं ओके. म्हणजे अल्जेब्रा आणि कोऑर्डिनेट जॉमेट्री तसं होऊन जायचं. थोडे कन्सेप्ट आले आणि फॉर्म्युला रिमेंबर केले तर होऊन जायचं. आणि फिजिक्स मध्ये तसं म्हटलं तर ऑप्टिक्स थोडं टफ जायचं मला. सो त्याला खूप टाइम द्यायला लागतो ऑप्टिक्सला, आणि जितके जास्त क्वेश्चन्स प्रॅक्टिस कराल टाइम लिमिट मध्ये. रोटेशनल चांगलं वाटायचं तुला? हा, रोटेशनल फॉर्म्युला बेस्डच येतं तसं CETला. तुम्ही स्पेसिफिक फॉर्म्युला जर लक्षात ठेवले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि
रोलिंग वगैरे तर पॉसिबल. ओके, व्हॉट अबाउट यू सोहम? मी तिन्ही सब्जेक्ट एकत्र मॅनेज करायचो. लाईक मी मॅथ्स डेली करायचो आणि मी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री अल्टरनेट करायचो. जर का मी फिजिक्स करत असेल तर मी मॅथ्सचा इझी टॉपिक घ्यायचो. लाईक मी फिजिक्समध्ये मी रोटेशन करत असेल तर मी मॅथ्समध्ये लॉजिक करायचो. आणि जर का मी अच्छा, म्हणजे ही चांगली इझी स्ट्रॅटेजी आहे. स्ट्रॅटेजी होती. मस्त. आणि आणि तू बॅलन्स करत होता हां, पेपरमध्ये मग? बॅलन्स करत आणि मला मॅथ्स डिफिकल्ट वाटत होतं. पण मॅथ्समध्ये मला डिफिकल्ट का वाटत होतं कारण की जे ऑप्शन्स आहेत सीईटीचे ते खूप मॅनिप्युलेट करून करतात. तर मग आपल्याला एक क्वेश्चन हार्डली 90 सेकंड्समध्ये सॉल्व्ह करायचं असतं. पण ते आपल्याला आन्सरपर्यंत जाण्यापर्यंत आपल्याला 2 ते 3 मिनिट लागतात. म्हणून मला मॅथ्स डिफिकल्ट जायचं. सो हे सगळं तू फर्स्ट इयरला नाही केलेलं का? म्हणजे जेव्हा तू फर्स्ट टाइम देत होता नाही, CET मी ला? फक्त बोर्ड्स प्रिपेअर केलं होतं. फक्त बोर्ड करत राहिला आणि मग हां, सेकंड अटेम्प्टला तुला CET ला आला. हां. नाईस. तर मला एक विचारायचं, तू काही ऍड करायचं? हा काही काही पोरांना जर फिजिक्स अवघड जात असेल ज्युनियर्सला, तर ते नको, आपल्याला फिजिक्सला जमत नाही, आपण फक्त केमिस्ट्री मॅथ करू, केमिस्ट्रीची फुल रट्टा मारू, मॅथची भरपूर प्रॅक्टिस करू, असं करतात. पण हे चुकीचं आहे. जर तुम्हाला चांगला स्कोर करायचा असेल तर तुम्हाला तिन्ही विषय बॅलन्स करायचे. मी जी चूक केली ती मला अशी रिग्रेटफुल ठरते की मी जर जरा शिस्तीत अभ्यास केला असता तर आज मी COEPचा कॉम्प्युटर घेतला असता, पण आज PICT वर आहे मी. असं रिग्रेट होतो तो. अगेन विच इज अ गुड कॉलेज, बट हाँ COEP तो कभी भी बेटर है. टारगेट बिग. हाँ राइट, डेफिनेटली. तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे इसने कहा आप भी क्या 2 सब्जेक्ट करके हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट को थोड़ा पीछे रख देता हूँ. ये मेरी भी सोच थी। जैसे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जेईई में, उसमें मुझे दोनों में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में अच्छे आए थे। 99 98 ऐसे आए थे दोनों में, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में बहुत बुरे आए थे। इसलिए ऐसा मुझे लगता नहीं कि ये सोच राइट है। कुछ कुछ टॉपिक्स है वो अगर नहीं हो रहे ठीक है, लेकिन उसकी वजह से पूरा सब्जेक्ट तो नहीं, मतलब अगर आपको रोटेशन नहीं आ रहा है तो पूरा फिजिक्स तो आप ये नहीं कर सकते। मैकेनिक्स भी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है, बहुत कुछ है। तो ये चीज़ की इतना ही करूँगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल 99 लाना मुश्किल है ना अगर हाँ। 2 सब्जेक्ट पे अब हाँ। ये करो तो. सर एक्चुअली अगर 2 सब्जेक्ट करने भी है तो आपको मैथ्स तो कंफर्म करना ही पड़ेगा 100 मार्क्स का. Correct. और जो थर्ड सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें एटलीस्ट आप जो इजी टॉपिक्स है, फॉर्मूला बेस्ड है, जो देख के आप कर सकते हो एक बारी में, वो तो एटलीस्ट करने ही चाहिए. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास अभी अक्टूबर के बाद भी बहुत टाइम है, 4-5 महीने, तो आप पूरा सिलेबस भी कवर कर सकते तेरे को लगता है 2 सब्जेक्ट से हो पाएगा? तूने तो नहीं, काफी अच्छे से देखा तीनों है. सब्जेक्ट करना चाहिए बिकॉज क्योंकि मैथ्स का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसा पेपर आने वाला है. हर साल मैथ्स का आप देखोगे तो लेवल बढ़ते ही जा रहा है. तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करना चाहिए और उसके साइड बाय साइड मैथ्स करना चाहिए. और फिजिक्स में भी अगर आपको एक आधा चैप्टर नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हो. पर फिजिक्स में बहुत चैप्टर्स ईजी है, लाइक डुअल नेचर ऑफ मैटर हुआ, नहीं तो फिर जो पार्ट 2 के चैप्टर्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी आप जुगाड़ यूज कर सकते हो. तो आपको फिजिक्स में कुछ चैप्टर करो, अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप छोड़ सकते हो. कुलदीप देख रहा है चारों के इतने डिफरेंट व्यूज है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है. मतलब इतना अच्छा गाइडेंस आप दे रहे हो और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है. हर कोई डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट आंसर दे रहा है और काफी मतलब क्योंकि बच्चे आप चारों के जैसे ही है. मेरे को नहीं लगता यहाँ 5 कोई कैटेगरी बनने भी वाला है. एक रिपीटर है, एक ने जेई फेज 1 के बाद शिफ्ट किया, एक ने जेई फेज 2 के बाद शिफ्ट किया, और एक ऑफलाइन ऑनलाइन वाला कॉम्बिनेशन, और सिर्फ 2 ऑनलाइन वाला था. काफी मस्त कॉम्बिनेशन आहे. काही बोलत होता? तुम्हाला मी केमिस्ट्रीसाठी एक टिप द्यायची इच्छा आहे. केमिस्ट्रीला लाईन टेस्ट जे स्टेट बोर्डचं टेक्स्टबुक आहे त्याच्या लाईनच्या बाहेरचा एक सुद्धा प्रश्न येऊच शकत नाही. फक्त न्यूमरिकलला फक्त व्हॅल्यूज बदलू शकतात, पण ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिकसाठी एक लाईनसुद्धा पुस्तकाच्या बाहेरची कधीच येत नाही. म्हणजे मी टार्गेटची पण पब्लिकेशन पुस्तकं रेफर केले ना, मी सगळे PYQ केले 2001 पासूनचे तर 24 पर्यंतचे सगळे क्वेश्चन होते. मी एकूण एक क्वेश्चन पाहिला, लाईन टू लाईन क्वेश्चन रिपीट होतात किंवा लाईन टू लाईन क्वेश्चन त्याच्यातून काढतात. त्याच्यामुळे केमिस्ट्रीची लाईन टू लाईन पूर्ण पुस्तक रटून टाका, म्हणजे पूर्ण जीव लावून टाका त्याच्यात, की अरे ही लाईन पाठ आहे, हां ह्या पेजवर हे होतं, त्या पेजवर ते होतं, असं क्लिक झालं पाहिजे एका झटक्यात, की म्हणजे असं फोटोग्राफिक मेमरी तयार झाली की ह्या पेजवर हे, म्हणजे लाईन टू लाईन क्लिअर कट पाठ करा, तुम्हाला केमिस्ट्री क्लिअर होऊन जाईल. आणि मी तसंच केलं की लाईन टू लाईन केमिस्ट्री पाठ केली. पण CETचा जे पेपर होता त्या दिवशी तुम्ही ब्लँक होऊन जाता की अरे हे आठवत नाही, पण तरी एका फेज नंतर तुम्हाला क्वेश्चन परत सुटायला लागतात. तो लेकिन ये 2 महीने करना चाहिए क्या सिर्फ केमिस्ट्री बाकी छोड़ के? नो. तो तू बता केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करी? अच्छा बता रहा था. केमिस्ट्री में एक्चुअली लिख लिख के बहुत प्रैक्टिस की. ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, हर एक चैप्टर में बहुत वैरायटी होती है रिएक्शंस की, तो आप एक साथ तो याद नहीं कर सकते. तो मैं एक फॉर्मूला नोटबुक बनाता था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे लिखता था
और सुबह मेरी पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले 15-20 मिनट रोज ऑर्गेनिक पढ़ता था। अच्छा, और इनऑर्गेनिक का है कि आप 6 महीने पहले करोगे प्रिपरेशन इनऑर्गेनिक की तो आप भूल जाओगे, तो इसीलिए लास्ट में ही मैंने इनऑर्गेनिक किया था और तब याद भी रहता है एग्जाम से पहले। किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ लगता था, याद ही नाही रहता था. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन सुटतच नव्हते. मग काय करावं म्हटलं, आता माझ्या मित्राने सांगितलं शॉर्ट नोट्स बनव. हा. मी शॉर्ट नोट्सवर स्विच झालो. मी आता म्हटलं 1 पेज नोट्सच बनवायचे. 1 पेजवर जे होईल ते होईल. अख्खा चॅप्टर फक्त फ्रंट पेजवरच आला पाहिजे. बारीक लाईन भरायचो. मग ते तुम्हाला ह्या लाईनवर लिहा. तुम्ही लिहिता जेव्हा केमिस्ट्रीचं लाईन बाय लाईन पुस्तक वाचताल आणि लाईन बाय लाईन जे तुम्हाला IMP पॉईंट जाणवले, तुम्ही ते पॉईंट एका 1 पेजवर फ्रंट पेजवर घेतली तर तुम्हाला ते असं फोटोग्राफिक पण होतं आणि क्लिअर कन्सेप्टचा फ्लो येतो की ही रिएक्शन नंतर ही रिएक्शन होईल. अरे हा आता समजा ही रिएक्शन झालं, मग पुढची रिएक्शन मध्ये आपण असं पण करू शकतो याला की ही रिएक्शन त्याला लिंक्ड होऊ शकते, ती त्याला लिंक्ड होऊ शकते. फिनॉलचं अल्डिहाइड मध्ये वगैरे असं. और कुछ केमिस्ट्री में डिफिकल्ट लगता था और वो कैसे करें? ऑर्गॅनिक प्रिपेअर करण्यासाठी आपण काय करू शकतो की एक पेज घेऊ शकतो आणि त्याच्यावरती आपण सगळे रिएक्शनची नावं लिहू शकतो आणि आपण ते एक आपल्या जिथं बेड आहे तिथं चिटकू शकतो. तर आपल्याला डेली रिकॉल होते की कुठले कुठले रिएक्शन्स आपण करतोय, ते प्रिपरेशन मध्ये काय, केमिकल रिएक्शन्स मध्ये काय, युजेस काय आहेत, आपण ते यूज करू शकतो फॉर ऑर्गॅनिक. आणि ऑर्गॅनिक जसं बघायला गेलं तर मग सीईटीचं इझी आहे, कारण की आपल्याला पूर्ण रिएक्शन दिले असते आणि आपल्याला फक्त प्रोडक्ट आणि नेम्ड रिएक्शन्स आहे काही फेमस, तेच कॅनिझेरो आणि ऑल राइट. एज ही सेड कि हम ऐसे चिपका सकते हैं, मैंने भी वैसे ही किया था. मतलब मेरे स्टडी टेबल के सामने ऑर्गेनिक के फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे मैंने मतलब जैसे कि मैंने इतने शॉर्ट नोट्स, मैंने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे और जो जो ज़्यादा टफ है उनको मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखा था. वो सबसे बेस्ट टिप है कि आप सुबह आ रहे हो, बैठे हो स्टडी टेबल के ऊपर, तो आप एक बार सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. ये Correct. सबसे बेस्ट है. नाइस. अच्छा चलो, अब अक्टूबर मंथ आ गया है ना. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जेई करूँ क्योंकि जेई का फेज 1 भी पास आ रहा है, या बोर्ड्स की तैयारी करूँ, या एमएसटीसी पे फोकस करूँ. आपको भी आया होगा ना दिवाली के टाइम पे यही स्ट्रेस, क्योंकि अभी तक कभी बोर्ड्स पढ़ा ही नहीं है मैंने, तो अब बोर्ड्स पे स्विच हो जाऊँ क्या? टेम्प्ट होता है कि भाई बोर्ड्स ही कर लेता हूँ अब मैं. तो व्हाट वाज योर कंडीशन और क्या कर रहा सर आप? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले आप अक्टूबर में ये डिसाइड करो कि आपका जेई का प्रिपरेशन स्ट्रांग है या नहीं. जेई में इट्स आइदर द फर्स्ट अटेम्प्ट और नथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद तो उतना टाइम मिलता नहीं है आपको स्विच करने का. सो आप फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले एक बार खुद से एनालाइज करके देखो कि वेयर डू आई रियली स्टैंड इन द 14 लाख कंपटीशन. अगर वो आपको आंसर मिल जाता है अपने आप तो यू कैन स्विच टू सीईटी. ओके. और तो अगर आपको अपने कंपटीशन में, क्लास के कंपटीशन में नहीं खड़े हो पा रहे हो तो 14 लाख में तो मुश्किल हो गया. वो भी बात है. हाँ. सो एक्चुअली सीईटी में आप शिफ्ट करोगे अर्ली ऑन तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने का भी टाइम मिलेगा और आपके जो वीक चैप्टर्स है वो आपको ज्यादा टाइम देके आप उसमें स्कोर अच्छा कर. तो दिवाली इज द राइट टाइम ना, भगवान का नाम लो और स्विच करो, राइट? और मतलब आपको क्या लगता है कि बोर्ड्स करना चाहिए इस मोमेंट पे कि फिर सीईटी पे आना चाहिए? ये भी एक सवाल हो गया. एक्चुअली बोर्ड्स इज अ सबसेट ऑफ सीईटी. सो मुझे ऐसा लगता है कि सीईटी अगर आप अच्छे से करोगे और आपकी अगर मेमोरी अच्छी है तो बोर्ड्स उसमें 80% तो कवर हो ही जाता है. न्यूमेरिकल्स तो हो ही गए. हाँ, सिर्फ आपको फिजिक्स में प्रूफ्स को ध्यान रखना है बोर्ड्स के लिए. वो मेरा एक्चुअली प्रूफ्स उतना अच्छा हुआ नहीं था, तो मैं सजेस्ट करूंगा अपने जूनियर्स को कि प्रूफ्स फिजिक्स के अच्छे से करें. बिल्कुल. तो आपने बोर्ड्स एकदम लास्ट मोमेंट पे किया क्या? क्योंकि प्रूफ्स करने के लिए टाइम तो जनवरी से भी अगर कोई करता है तो हो सकता है बोर्ड्स. सर एक्चुअली मैंने जब अपने कॉलेज के जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट या फिर टर्मिनल, उससे 1-2 दिन पहले हर पेपर के मैं पढ़ता था, तो इसलिए मेरे को वर्कशीट्स का भी ट्रैक रहता था कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड में. और फिर मैंने लास्ट 15 to 20 डेज में मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मिड में बोर्ड्स कसं बोर्ड्स कधी केलंस तू? बोर्ड्स सीईटीच्या याच्यावरच होऊन गेलाय. मतलब म्हणजे 1 जानेवारीपर्यंत सीईटी प्रिपरेशन केलं, पण नंतर एवढं तर माहित होतं की आपलं बोर्ड्स चांगले जाणार आहे, फक्त केमिस्ट्री प्रॉब्लेम देऊ शकतं. पण ठीक आहे, पीसीएम स्ट्रॉंग होतं. पीसीएम तुमचं बोर्ड्समध्ये फक्त पीसीएम मॅनेज करणं अवघड आहे. बाकी तुम्ही इंग्लिशचा पेपर तुम्ही मॅनेज करू शकता, म्हणजे तुम्हाला जमू शकतं इंग्लिशच्या पेपरला लिहायला. नंतर जॉग्राफीच्या पेपरला तुम्ही लिहू शकता आणि आयटीचा पेपर काही अवघड नाही. तुम्हाला फक्त पीसीएम क्रॉस करणं टफ आहे आणि तुम्ही जर प्रिपरेशन तुम्ही 2 वर्ष अभ्यास नीट केलेला असेल तर पीसीएमचा पेपर अवघड जाणं टफ नाही बोर्डाचा. तुम्ही फक्त. पण तुला मागच्या वर्षी पण वाटत होतं का असं की जॉग्राफी होऊन जाईल, आयटी होऊन जाईल? कारण की तू देऊन गेलाय आता, यू हॅव एक्सपिरियन्स, म्हणून तू आता म्हणतोय की होऊन जातं इंग्लिश. पण जे मुलं आता देणार आहे त्यांना वाटतं की आतापर्यंत इंग्लिश केलंच नाही मी, माझं होणार का? कसं होणार?
इंग्लिशमध्ये काय तर करायचं तुम्हाला फक्त नॉवेल्स करायचे आणि ॲप्रिसिएशन करायचे. त्याच्या व्यतिरिक्त असं काही लई टफ कॉन्सेप्ट नाही ना तुम्हाला की करायची. शेवटच्या एक हां, आठवड्यात होऊन तुम्ही शकतं. 5 दिवस दिले तरी तुम्ही इंग्लिश आणि जिओग्राफी दोन्ही कव्हर करू शकतात. तुला काय वाटतं? माझी बोर्ड्सवरती खूप चांगली प्रिपरेशन होती. म्हणजे मला 91.17 आले. म्हणजे समजू शकतात का मी चांगलं. करत होतो राईट. बोर्ड्समध्ये. माझा जो ज्युनियर कॉलेज होता त्याचे टीचर्स पण स्ट्रिक्ट होते खूप. त्यांना पण असं होतं का पोरांना यायला पाहिजे बोर्ड्सवरती. म्हणून मी बोर्ड्सची प्रिपरेशन चांगली ठेवली आणि जसं हा बोलला का PCM तर होऊन जाईल. इंग्लिश नाही तर अजून कुठला एक्स्ट्रा सब्जेक्ट असेल ते पण आहे. पण मला असं वाटतं का ना इंग्लिशवरती पण तुम्ही लक्ष द्या. म्हणजे तुम्ही वीकमधनं 1 दिवस तर कधी काढू लक्ष द्यायचं? पूर्ण वीकमध्ये 1 दिवस तर काढू शकतात. आफ्टर दिवाळी. हो, आत्ता म्हणजे आत्ता दिली तरी पण चालेल. बट इफ यू सी नॉवेल्स, ॲप्रिसिएशन इट इज नॉट समथिंग दॅट यू विल लर्न इन अ डे. यू हैव टू डू इट. थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा. मीन्स ये ऐसा है कि नॉवेल है, ये ऐसे रटने की चीज़ भी नहीं है. अगर आप समझ जाओगे, कभी खाना खाते-खाते नॉवेल का कोई ऐसे एनिमेटेड ये देख लिया, ऐसी सब चीज़ें होती है. और जैसे कि कंप्यूटर साइंस मतलब मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था, किसी का बायो होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा. इन सब्जेक्ट्स को भी हमें मतलब टाइम देना चाहिए थोड़ा-थोड़ा करके. एक ही साथ अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा. मेरा ऐसा सोचना है कि हर एक चीज़ करनी चाहिए पर थोड़ी-थोड़ी करनी चाहिए. उससे हो जाएगा आराम से. ओके, पता भी नहीं चलेगा कब हुआ है. मैं इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करता था कि जब मैं सोने जाता था तो उसके 1 घंटे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर लगाता था इंग्लिश के लेसन का, आपको यूट्यूब पे सुनता मिल था. हाँ, सुनता था। तो मेरे को जो लेसन्स थे वो क्लियर हो जाते थे कि मतलब लेसन्स के अंदर क्या है, कुछ नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट के करता था इंग्लिश के लिए। ओके, और बाकी सब्जेक्ट्स भी तेरे ज्योग्राफी, आईटी जो भी हाँ, होगा. ज्योग्राफी का बेसिकली कैसा होता है कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सरसाइज से ही आते हैं। मैंने जो ओके. देखे 3 साल के क्वेश्चंस तो एक्सरसाइज से ही थे कि लाइक कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से ही आएगा, या तो 8 से ही आएगा। तो एक आइडिया आ जाता था तो हो जाता था ज्योग्राफी। आपका डमी कॉलेज था? हाँ सर, एक्चुअली मेरा डमी कॉलेज था तो वो हमें एक वर्कशीट दिया करते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो वो मुझे बहुत काम को आया कि वर्कशीट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर है वो सब कवर होते थे। तो उतना इनफ था. हाँ, तो और इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने लास्ट 3-4 दिनों में ही करी थी, जैसे मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पे कहा। कितना स्कोर आया? इंग्लिश में अराउंड 85 आया था, जो कि सफिशिएंट है। बहुत अच्छा है, सफिशिएंट क्या है. और ओवरऑल बोर्ड से कितना परसेंट आया आपका? बोर्ड्स में ओवरऑल 82 आया, फिजिक्स आपका? की वजह से थोड़ा थोड़ा कम कम हुआ। 80%। 80, 91. 84.67. सबने अच्छा स्कोर किया है बोर्ड्स में, राइट? तो आप सबको एक अगर मैं पूछूं कौन कौन यहाँ मेरे से अग्री करता है कि सीईटी करनी चाहिए दिसंबर एंड तक और जनवरी में बोर्ड स्टार्ट करना चाहिए? कौन कौन ऐसे हाथ खड़े करके बता सकते हो? सिर्फ तेरे को नहीं लगता? व्हाट अबाउट यू? कि आखिरी में अगर जैन में कोई स्टार्ट करे तब भी हो सकता है, अगर वो सीईटी ढंग से कर रहा है तो उसका बहुत सारा खत्म हो रहा है. मे बी इन फेब्रुआरी ऑल्सो. अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा. क्योंकि ज्यादा फोकस आपका जो कॉलेज में मिलने वाला एडमिशन वहां होना चाहिए. पण तुम्हाला त्यावेळेस काय जेव्हा तुम्ही फेब्रुवारीत चालू करताल मग तुम्हाला कंटिन्युअसली तोच विषय हातात धरून ठेवावा लागेल. मग तुम्ही PCM ची रिव्हिजन विसरून जा. तुम्हाला म्हणजे कॉन्स्टंटली तुम्हाला मॅथ, फिजिक्स, इंग्लिश तर इंग्लिश, ज्योग्राफी तर ज्योग्राफी हे सब्जेक्टच धरून ठेवावं लागतील. करेक्ट करेक्ट. बोर्ड्स के वन शॉट है आपके गणितांक पे, वो बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे स्टेप्स वाइज लिखने के हैं। तो आपने उतना किया है ना वन शॉट बोर्ड्स के गणितांक पे, हो जाएगा सीईटी का, जेई का, सॉरी बोर्ड्स का भी. बोर्ड्स का। हाँ, मतलब 94 मुझे मार्क्स आया मैथ्स में, वही सिर्फ प्लेलिस्ट फॉलो करके। क्या बात है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि बोला आप लोगों ने कि जैन में स्टार्ट कर सकते हैं। जैन में तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी आता है मेंस का, हाँ. तब कब करेंगे? इसलिए मुझे लगता है अब वन शॉट सब कुछ है हमारे पास अभी से YouTube थोड़ा के थोड़ा ऊपर। देखते हुए हाँ, चलो. थोड़ा-थोड़ा मतलब रोज़ चाहिए तो एक कर लो। मतलब मैं ऐसे करता हूँ 80-20 रूल कि आप 80% जो मेन चीज़ अब भी आ रही है उसके ऊपर फोकस करो और 20% जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसके ऊपर वेरी फोकस नाइस, करो। ये भी बहुत अच्छा है. सर एक्चुअली मैंने दिसंबर में बोर्ड्स किया था और जनवरी मैंने रिजर्व करके रखी थी जेई की जेई के प्रिपरेशन। लिए. तो जो आपके कॉलेज के प्रीलिम्स होती है वो आप सीरियसली अगर दोगे तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन वहाँ भी हो जाएगी। तो बोर्ड्स का स्ट्रेस अभी नहीं लेना चाहिए. अभी हाँ. थोड़ा सा इनको, क्योंकि जैसे इसने कहा 80-20 हो या आप 3:1 में वोट कर रहे हो कि जनवरी में भी कर सकते हैं, राइट? सो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन अगर पीसीएम की स्ट्रांग है सीईटी की तो आपके 3 सब्जेक्ट तो बोर्ड में वैसे भी स्ट्रांग। नहीं, तो मैं तो एक और टिप देता हूँ कि यार पिछले 3 साल के बोर्ड्स के पेपर करो, सब हो जाता है. बोर्ड में वही है और कुछ है भी नहीं. 3 साल कह रहा हूँ मैं, 5 कर लो तो भाई बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा है. अच्छा, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो सबका है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन किस किस को था? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन और दो लोग, क्या डिस्ट्रैक्शन था? सर एक्चुअली 11 तक मैं इंस्टाग्राम यूज करता था, तो मैंने लिमिट तो सेट करके रखी थी डेली 1 आवर यूसेज का। तो मेरे से वो फॉलो नहीं होती थी, तो मैंने 11 के एंड में डिसीजन लिया कि इंस्टाग्राम डिलीट करते हैं। तो एक्चुअली मेरा कहना ये है कि आपको संत नहीं बनना है, आपको सब चीजें करनी है बट टाइम लिमिट में करनी है।
और अगर 11 आप में डिलीट कर दिया हाँ, तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो बेटर वे है कि आप डिलीट करो। और फिर वापस अभी लाया है कि नहीं? हाँ, अभी 12th के बाद जब सीईटी खत्म हुई उसी दिन अब कितने घंटे करता है अभी Instagram? अभी 2 घंटे के अराउंड है, अभी अब ज्यादा तो हो तू गया। दिन भर ही करे तो कौन पूछ रहा है तेरे को? राइट, व्हाट अबाउट यू? मी ऑफलाईनला जायचो तर मी ऑफलाईनला असताना 11वीच्या ऑक्टोबर म्हणजे दिवाळीच्या दरम्यानपर्यंत मी भरपूर इंस्टाग्राम पाहत होतो. आमच्या ते ऑफलाईनच्या टीचरला कळालं की हा इंस्टाग्रामवर जास्त पाहतोय, याचा स्क्रीन टाईम जास्त असणार इंस्टाग्रामचा. त्यांनी पॅरेंट्स मीटिंगमध्ये माझ्या मम्मी पप्पांना सांगितलं. मम्मी काही नाही म्हटली, पण पप्पा म्हणे तुझं वय का इंस्टाग्राम वापरायचं. जेव्हा पप्पा असं बोलतात तेव्हा म्हणजे ऑकवर्डनेस जेव्हा फील होतो ना, तेव्हा मी लगेच दुसऱ्याच दिवशी मी इंस्टाग्राम डिलीट मारलं. पण तरी मी कंटिन्युअसली सोशल मीडियावर डिस्ट्रॅक्टेड होतो, कारण मी पॉलिटिक्सच्या जास्त इंटरेस्ट झालतो. म्हणजे पॉलिटिक्सला कंटिन्यू हे होऊ राहिलं, ते होऊ राहिलं. इलेक्शन आलं होतं मग ते सगळं. इलेक्शनने तर पूर्ण असं डिस्टर्ब केलं मला. आणि थोडंसं आमचं फॅमिली बॅकग्राऊंडला थोडंसं म्हणजे घरच्यांना, माझ्या मम्मी पप्पांना दोघांना पॉलिटिक्समध्ये इंटरेस्ट आहे. ते बातम्या पाहता, मग मी पण बातम्या पाहायला बसायचो. आणि पण नंतर बोर्डाच्या पेपरच्या वेळेस राईट विंग, लेफ्ट विंग असं म्हणजे त्याच्या अटकून जातं माणूस की म्हणजे डिस्ट्रॅक्शनमध्ये बाहेर निघणं थोडंसं टफ आहे. पण प्रिपेअर करत असाल तुम्ही अभ्यासावर ओरिएंटेड असाल तर ते डिस्ट्रॅक्शन पण नंतर काही वाटत नाही. आता पॉलिटिक्सला फॉलो करतो का? हा, ठीक झालं सगळं. यूपीएससी करायचं का तुला? नाही. नाइस. तो था डिस्ट्रैक्शन, राइट? अच्छा, कितनी टेस्ट आप लोगों ने दी और पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है? 2 सवाल है, कौन आंसर करना चाहेगा? सर, हाँ. एक्चुअली मैंने टेस्ट अराउंड 20 to 25 अल्फा टेस्ट सीरीज के लिए थे, अराउंड 20 टेस्ट, और अपने कोचिंग के भी 5 टेस्ट दिए थे. सारी टेस्ट दी मतलब तूने? हाँ, अल्टरनेट डे में टेस्ट देता था, और जो टेस्ट में वीक टॉपिक्स है एक पेज पे लिख के उसको वापस रिवाइज करता था. एनालाइज भी अच्छे से करता था. तो एनालिसिस की वजह से बहुत हेल्प किया मुझे स्कोर इंप्रूव करने में. और अल्फा टेस्ट तूने इतनी सारी दी, हाँ. तुझे लगा सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन Yes, थे एग्जाम में? आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द टफ क्वेश्चंस. उसकी वजह से जो मैथ्स के जो वेक्टर्स के लेंथी क्वेश्चंस आते थे, तो मैं प्रिपेयर करके गया था, तो मेरे को पता था कि ये आ सकते हैं मेरे एक्चुअल सीटी में, और वो 2-3 क्वेश्चन आए. तुझे क्या लगता है टेस्ट सीरीज? मैंने 12 to 14 टेस्ट सीरीज दी थी. एंड मैं क्या करता था, टेस्ट देने के बाद एनालाइज करता था कि ये क्वेश्चन अपने लेक्चर में नहीं हुए, ये नया क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है. तो मैं एक बुक सेपरेट बनाया था मैंने कि ये जेई का क्वेश्चन है, उसमें मैं नोट करता था कि ऐसा क्वेश्चन आया था, और उसका सॉल्यूशन मैं लिखता था प्रॉपर्ली. बिल्कुल. तो अल्फा टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चन मिले आपको बहुत सारे? मतलब 10 to 12 क्वेश्चन हर टेस्ट में मिल जाते थे नए. वेरी नाइस. होना भी चाहिए ना, क्योंकि सीईटी में भी नए क्वेश्चन मिलते हैं. मुझे लगता है टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट के एनवायरनमेंट में देना इंपॉर्टेंट है. मतलब ऐसे नहीं कि आप बीच में पॉज करके जा रहे हो खाना खाने, वैसे नहीं. अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो अब कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस रहना चाहिए. और फॉर्मुला बुक बाजू में नहीं होनी चाहिए. अल्फा टेस्ट सिरीजमध्ये जे क्वेश्चन आले ते भरपूर लेवलवर मॅच होत होते. माझ्या शिफ्टला कमीत कमी मॅथचे 5 ते 6 क्वेश्चन मॅच होत होते, आणि 5 ते 6 क्वेश्चन म्हणजे 10 मार्क, आणि 10 मार्क इम्पॅक्टफुल पडू शकतो तुमच्या स्कोरवर. किती कॉलेजेस वर खाली होतात, राइट? तो अल्फा टेस्ट सीरीज का कुछ ऐड कर. ज्युनियर्सला मला एक ऍडवाइस द्यायचा होता की जितके जास्ती मॉक टेस्ट द्याल तितका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड है. लाइक आप एग्जाम के दिन आप ज्यादा ये स्ट्रेस नहीं कर पाओगे अगर आप पहले से ही टेस्ट सीरीज लो. करेक्ट. जैसे इसने कहा, एनवायरमेंट वही फील करो. काही लोकांना कसं वाटतं की आपण जेईचे प्रिपरेशन नाही करत, आपण फक्त सीईटीची करतोय. पण माझं कसं होतं की इफ यू आर डुइंग अल्फा टेस्ट सिरीज मध्ये तुम्हाला 10 to 12 जेई क्वेश्चन भेटतात, आणि तेवढेच तसेच क्वेश्चन येतात सीईटी मध्ये. हाँ, सारे क्वेश्चन जेई के लेवल के नहीं होते, ये भी बात सही है, और सारे इजी भी नहीं होते. सारी तो कुछ नए होने चाहिए, कुछ जेई के होने चाहिए, ऐसा टेस्ट होना चाहिए. बिल्कुल सही बोला. अल्फा टेस्ट सिरीजमधले खूप सारे क्वेश्चन मॅच होत होतात. मी बाकीचे शिफ्टचे पण क्वेश्चन पाहत होतो ना, भरपूर लेवलवर अल्फा टेस्ट सिरीजमधले क्वेश्चन मॅच होत होते. माझ्या शिफ्टला तर मला आनंद झाला, अरे क्वेश्चन आपण टेस्टमध्ये सोडवलं होते. पण नंतर कधी कधी असं वाटायचं, चला आपण त्यावेळेस ते क्वेश्चन पाठ करून टाकले असते तर आज मजा आली असती. आपण पुढच्या Solve क्वेश्चन करायची गरजच हा, नाही. पण करून करून किती पाठ करणार तुम्ही? व्हिडिओ सोल्युशन्स पण भेटतात ना अल्फा टेस्ट सिरीज मध्ये, ते खूप हेल्पफुल होतात आपल्याला की कसं सॉल्व्ह केलं आपण, सरांची थिंकिंग लेवल काय होती. कशी अपन शॉर्टकट असू सकते हैं. व्हाट अबाउट पीवाईक्यूज? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं हो सकता. आपका क्या कहना है कि पीवाईक्यूज से सब कुछ हो सकता है? पीवाईक्यूज शुड नॉट बी द ओनली थिंग. आपको दूसरे क्वेश्चंस भी ट्राई करने चाहिए, बट हाँ, पीवाईक्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे 2-3 क्वेश्चंस मेरी शिफ्ट में दिखे कि जो पीवाईक्यू बेस्ट है या थोड़ी वैल्यू चेंज करके आए. सो आपको एक कमांड होनी चाहिए पीवाईक्यूज की, बट पीवाईक्यू शुड नॉट बी योर ओनली सोर्स. तो और क्या करें फिर? आप
दूसरी बुक्स रेफरेंस बुक्स से थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में जो आपके आए वो क्वेश्चंस वापस सॉल्व कर सकते हैं जो गलत है। राइट, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बिल्कुल। पीवाईक्यूज कितनी बार किए थे आपने और कितने साल के? एक ही बार किए थे मैंने, 23 और 24, और जो नहीं आए वो सिर्फ वापस किए थे, जो आए थे क्वेश्चंस वो स्किप किए थे। तो टिक करके रख रहा था। पीवाईक्यूज को कितना इंपॉर्टेंट है? PYQs इंपॉर्टेंट है फॉर सीईटी, बिकॉज कैसा है कि जो PYQs के कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट PYQs तो नहीं रिपीट होते, पर कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं आपके। तो आपको 21 to 24 तक मैंने PYQs किए थे, 2 to 3 साल से मैंने किए थे। ओके, व्हाट अबाउट यू? एमएसटी पीवाईक्यूज किए थे क्या आपने एमएसटी से? हाँ, मैंने 24-23 के पूरे किए थे। मैं जैसे कि बोला, मैं रोज एक मॉक टेस्ट देता था, मैं पीवाईक्यूज को एज अ मॉक टेस्ट देता था, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने सीटी के क्वेश्चन किए ही नहीं थे, इसलिए फिर वो मेरे लिए ये था। और ऐसे एमएसटी सीटी ऐसी एग्जाम है जहाँ पे एक सेट पैटर्न है, उसके ऊपर ही मोस्टली, मतलब अभी जैसा चीजें चेंज हो रही है, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ जेई के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पर फिर भी मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे जो कि प्रेडिक्टेबल है, सबको पता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं, इसलिए पीवाईक्यूज मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस। कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट था आप लोगों के जर्नी में, किसी के जर्नी में, कि भाई वो बताने लायक हो लोएस्ट पॉइंट, कि मैंने थोड़ा गड़बड़ किया, क्या किया? हाँ, कौन? मेरे इसमें मुझे लगता है जनवरी का टाइम बहुत ऐसा था, क्योंकि उस समय मतलब जैसे कि मैंने ना ओलंपियाड भी दिया था, तो फिर उसमें मुझे ऐसा था कि अगर उसमें मुझे मिल जाए मार्क्स तो अच्छा है, तो मुझे पेरेंट्स भी पूछते थे कि ओलंपियाड का क्या हुआ, और मुझे इतना रिजल्ट कम आया था, मैं उन्हें बताया था पता नहीं मुझे रिजल्ट आया ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं। और फिर उसके बाद जैन के टाइम पे जो प्रीलिम्स हुए थे उसमें मुझे कम आए, तो फिर मैंने सोचा मतलब ये क्या हो रहा है, मैं बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, जेई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, और इस टाइम तक सीईटी मेरा इतना गोल था नहीं, मेरा था कि मैं जेई में ही कर लूंगा, वो मेरा सबसे लोवेस्ट पॉइंट था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा ओके जो अब आ रहा है, अब मेंस आ रहा है, मैं सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान दूंगा, प्रीलिम्स में कम आए ठीक है, पर मैं अभी बोर्ड ये जेई में ध्यान दूंगा। एक बार जैसे ही मैं जेई हो गया वैसे ही मैं उसी दिन से बोर्ड्स के ऊपर, फिर जब तक बोर्ड्स नहीं होते तब तक सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया मैंने, बस। उसके बाद कैसे ओवरकम किया? वो फेज में क्या थॉट आते हैं? उसमें ऐसा होता है कि मतलब फिर मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब अगर बोर्ड्स में भी अच्छे नहीं आ रहे, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम दे रहा हूँ ओलंपियाड जैसी, जेई में भी नहीं आ रहे, तो फिर मतलब हो क्या रहा है, मतलब प्रिपरेशन तो मैं इतनी कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि मैंने बोला मुझे डिस्ट्रैक्शन भी कुछ नहीं थे, मैं दिन भर पढ़ाई ही करता था, मैं फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा बातें नहीं करता था, कुछ था ही नहीं, तो फिर मार्क्स आ क्यों नहीं रहे, तो फिर बहुत नेगेटिविटी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है ये सब मैं साइड में रखता हूँ, अगर किसी को ऐसा हो रहा है नेगेटिव, तो फिर आप मतलब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ठीक है, मतलब लेट गो करो, जो चीज ओके मॉक टेस्ट में नहीं आई ठीक है, अगले बार से मैं करूंगा, कोई फनी मूवी देखो, ये सब करो, अपना माइंड फ्रेश करो, पर उस चीज में ये मत हो जाओ, मतलब अगर उस समय मैं ये हो जाता कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो फिर मतलब गिव अप हो जाता। फिर गिव अप हो जाता, फिर मतलब फिर मेरा क्या था, मेंस में भी मेरा ऐसा सोचना था, मेंस में क्यों नहीं आए, टेस्ट में बाद में जाके उसमें भी अच्छे आ गए, बोर्ड्स में प्रीलिम्स में नहीं आए, फिर बाद में जाके बोर्ड्स में भी मुझे अच्छे आ गए, सीईटी में भी अच्छे आ गए, अगर तब भी मैं गिव अप कर देता तो इतने सारी जो चीजें अच्छी हुई वो हो नहीं पाते। बिल्कुल। आपका क्या था लोएस्ट पॉइंट? मैं तो वैसे तो दिवाली के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, बिकॉज रिपीट जब कर रहा था तब? हाँ, तब दिवाली के बाद मैं डिमोटिवेट हुआ था, बिकॉज 25 चैप्टर्स थे और टाइम भी मेरे पास हार्डली 5 मंथ्स ही था, तो कैसे होगा क्या होगा, तो रात को मुझे सेल्फ डाउट आने लगा कि मतलब कि कैसे होगा आगे का, तो मैंने एक बार चालू कर दिया तो होते गया और फिर हो गया। तो जब सेल्फ डाउट, तो कैसे ओवरकम किया उसको? डेली प्रैक्टिस किया मैंने आपको एक डाउट सेशन था, उसमें मैंने आपको पूछा था कि सर ऐसे मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है तो मैं क्या करूं, आपने मुझे बोला था कि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा सोचने का टाइम मत दो, अगर गलत सोच हो रही हो तो। सो एक्चुअली मेरा लोएस्ट पॉइंट था 12th का अगस्त और अक्टूबर के बीच में, तो उसमें एक्चुअली मैं सब कुछ कर रहा था, आई वाज गिविंग मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर रहा था, बट एट दैट पॉइंट आई वाज स्टक एट द सेम मार्क्स। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कितना भी स्टक हो जाओ या लोएस्ट पॉइंट पे हो, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको अपने प्रोसेस में ट्रस्ट है और आपको लग रहा है कि आपको सही रास्ते पे जा रहे हो और आपको आउटकम मिलेगा, तो यू शुड कंटिन्यू विदाउट बीइंग डिमोटिवेटेड। आपने यही किया। हाँ, और मेरे फ्रेंड्स ने एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया था। आप एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाओ और अच्छे लोगों के साथ रहो, अपने हॉबीज को भी परस्यू करो, तो आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है और आप निगेटिविटी को इग्नोर कर सकते हैं। क्या हॉबी है आपकी? एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, माझ्या प्रिपरेशन मध्ये सगळ्यात लोअर फेज म्हणजे फर्स्ट जानेवारी ते 18 मे 22 मे ज्या दिवशी सीईटी ची आन्सर की आली त्या दिवशी थोडासा रिलीफ झालं. म्हणजे जेव्हा आमच्या ऑफलाईन मध्ये पहिली मॉक टेस्ट झाली, पहिल्या मॉक टेस्टला 125 स्कोर आला. आता काहींना वाटलं 125 चांगला स्कोर आहे, आमचं तेवढा पण येत नाही, पण जेव्हा तुम्ही
जेवढं तुम्ही हार्डवर्क केलाय, जेवढं तुम्ही सिटिंग आवर्स दिले त्याच्यासमोर 125 फार कमी वाटतं. पण कंटिन्युअसली मी मॉक पेपर देऊ राहिलो, कॉन्स्टंटली स्कोर कमी. घरचे वेगळे बोलू राहिले, घरचे चिडू राहिले, तू इतकं करत काय होतं, मग तू 2 वर्ष अभ्यास केला का, असं घरचे जेव्हा म्हणतात. म्हणजे असं घरच्यांना वाटायला लागतं, घरच्यांना माहिती याने अभ्यास केलाय पण मार्क्स दिसत नाही, मग घरच्यांना तो असं वाटायला लागतं ना की हा करत काय होता 2 वर्ष. आणि मग तरी मी कॉन्स्टंटली पेपर देऊ राहिलो. तुम्हाला माहिती की म्हणजे तुम्ही बायस होऊन जाता की मार्क येणार नाहीये, पण आपण तरी देत राहू. तुम्ही प्रोसेसवर ट्रस्ट करताय, ती तुमची मोठी अचिव्हमेंट आहे की तुम्ही एंडपर्यंत फाईट करताय. ॲट अ टाइम म्हणजे तुम्हाला कॉन्स्टंटली स्कोर कमी असून सुद्धा तुम्ही पेपर देताय, तो एक मोठी अचिव्हमेंटच मानतो मी. आणि मी तरी पेपर देत होतो कॉन्स्टंटली स्कोर कमी. एका फेज नंतर म्हणजे स्टार्टिंगच्या फेजला मला केमिस्ट्रीला 25 मार्क, फिजिक्सला 30 मार्क होते पहिल्या मॉकला, आणि मॅथला 62 का काहीतरी असे मार्क होते. तर सगळे मार्क कमी. आता घरी गेलो, मम्मी फार बोलली, इतके कमी मार्क असता का. घरच्यांनी मला आदल्या दिवशी विचारले, मी मम्मीला विचारलं, मम्मी तुला किती एक्सपेक्टेशन आहे माझ्याकडून मार्कांची. मम्मी म्हणे तू वर्षभर अभ्यास केलाय, जाणवते तू भरपूर अभ्यास केलाय, कमीत कमी 180-190 यायला पाहिजे. मग आता घरी गेलो, दुसऱ्या दिवशी पेपर झाला त्या दिवशी घरी गेलो, मम्मीला सांगितलं 125 मार्क आले. मम्मी फार बोलली. मग कंटिन्युअसली सलग 20 दिवस मॉक पेपर चालू होते ऑफलाईन मध्ये, म्हणजे ब्रेक नव्हता कुठे. शेवटचे महिन्यामध्ये आहे का? नाही, ही जानेवारीतली गोष्ट. जानेवारीतच मॉक पेपर फुल फ्लेश मध्ये चालू होते आमचे. तर कॉन्स्टंटली स्कोर कमी होता. मग घरचे कंटिन्युअस पहिला आठवडा पूर्ण, म्हणजे फर्स्ट इयरची सुरुवातच अशी झाली, कंटिन्यू 1 आठवडा बोलणे खातो तुम्ही घरी, कमी मार्क येऊ राहिले. पण नंतर घरच्यांना कळायला हा त्याची मेहनत देतोय, बस आम्ही त्याच्यात आनंदी आहोत. मग नंतर एका फेज नंतर घरचे पण आपल्या बाजूने सपोर्ट करायला लागतं, मग माणूस सॅटिस्फाईड होतो. मग नंतर बोर्ड झाले, बोर्ड्स नंतर परत डिप्रेशन मध्ये गेलो. का बरं, बोर्डच्या जस्ट अगोदर जेईचा रिझल्ट आलेला होता, कमी आले. जेईला 90 होते फर्स्ट अटेम्प्टला. नॉट म्हणजे सॅटिस्फाईड नव्हतो की आपण इतकं प्रिपेअर केलं तरी स्कोर त्या लेवलचा स्कोर येऊ नाही राहिला. तर मग परत डिप्रेशन झोन मध्ये गेलो, आणि कॉन्स्टंटली स्कोर कमी होता हे तर जाणवलं होतं. आता आपण रिपीट करायचं. प्रोसेसवर ट्रस्ट होता. मी तरी मार्चमध्ये कॉन्स्टंटली अल्फा टेस्ट सिरीजचे टेस्ट देत होतो. मग अल्फा टेस्ट सिरीज मध्ये माझ्या फर्स्ट मॉक टेस्टला 68 का 62 काहीतरी असा स्कोर आलता मॅथ्समध्ये. फक्त मॅथच्या बाबतीत सांगतो मी. तर नंतर तो स्कोर कॉन्स्टंट झाला 70 आणि 80, या दोघांच्या खाली जात नव्हता आणि वर जात नव्हता. पण एवढं तर मग मला कळालं होतं, सीईटीच्या अगोदर तर एवढं कळालं होतं. फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचं तर माहित नाही का आपण मॉक पेपर तर दिले नाही. फक्त मॅथचं तर कन्फर्म होतं की आपलं 70 ते 80 मध्ये गॅरंटेड स्कोर येणार होता, आणि तसं झालं. मग मॅथला 80 स्कोर आला. पण जो हा पिरियड होता, घरचे बोलतात कॉन्स्टंट कमी स्कोर, नंतर जेईचे पर्सेंटेज, तुम्ही म्हणजे सगळ्यात लोएस्ट फेज असतो तो. नाईस. तुम्हाला मी एक गोष्ट ऍड करतो की जे अल्फा टेस्ट सिरीज मध्ये जर का तुम्ही 100+ स्कोर करत असाल तर खूप चांगला स्कोर आहे. की त्या सिरीज मध्ये काय जणांचं असं आहे की त्यांचे 100 पण स्कोर नाही होते. अगर तुम अल्फा मध्ये 100 to 110 मध्ये असेल तर तुम्ही डेफिनेटली 99 क्रॉस केलेला आहे. और बहुत कम बच्चे जो टेस्ट पूरी देते भी, जैसे 20 दी, आपने भी 15 दी, तो बहुत कम बच्चे होते हैं उस कंपटीशन को झेल पाते हैं. काही पोरांना म्हणजे काही जणांना म्हणजे काही फ्रेंड्सनी पण अल्फा टेस्ट सिरीज घेतली होती ना, काही वाटायचं की काय सोपी पेपर आहे का. स्टार्टिंगचे पेपर सोपे होते, नंतर जे खरं नंतर खरा कोर पेपर होता. मग नंतर पोरांनी माझ्या मित्रांनी ते पेपर दिला, सोडूनच दिलं. आणि नंतर जे टफ पेपर होते त्यातूनच क्वेश्चन आले, आणि तो प्लस पॉईंट ठरतो. मार्च नंतरचे टेस्ट हार्ड होते. मार्च पेक्षा एप्रिल पासूनचे पुढचे पेपर थोडेसे हे होते. एक साइन वेव्ह घेतो मी नेहमी, मधात खूप हाय आहे आणि नंतर मग तुमचं कॉन्फिडन्स वाढावं. ते सुपर 30 तुमची जी सुपर 60 का पहिले सुपर 30 होते. मी तर जानेवारीत तुमचा जो पहिले सुपर 30 साठी जी टेस्ट झाली, मी त्यासाठी फुल जोर लावला. सुपर 30 मध्ये काही झालं नाही. लय असं वाटायचं आपण इतकं करायला, चला आपण सुपर 30 मध्ये जाऊ. पण सुपर 30 मध्ये मी फुल प्रयत्न केला, पण झालं नाही. माझ्या मित्राचं झालं, पण मग प्रणव खैरनार. तर त्याचं झालं. मग आता मला पण असं वाटायचं की आपण पण सुपर 30 मध्ये जाऊ. मी फुल जोर मारत होतो, पण कॉन्स्टंट स्कोर कमी असल्यामुळं चान्सच होत नव्हता. मग असं ते आपण इतकं करतोय, का होत नाही असं डिप्रेशन मोड मध्येच होतो मी. पहले मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना था? सीईटी के 125-130 के आसपास. आपका पहले मॉक टेस्ट में 110 था. मेरा भी अराउंड 122-125. ओके, और बाद में फिर इम्प्रूव होते गया. चलो, व्हेरी नाइस. ऑफलाईन क्लासमध्ये जेव्हा पहिला मॉक पेपर झाला ना, माझा 125 होते आणि हायेस्ट होता 170चा.
म्हणजे असा गॅप जाणवतो, आपण इतकं मागे कसं काय पडलो, 2 वर्ष आपण काय करत होतो. नंतर प्रोसेस सगळी झाली. सीईटीचा पेपर झाला तरी मी डिप्रेशन मध्ये होतो. आपण सीईटीचा पेपर आपल्याला टाइम मॅनेज झालेला नाही, आपण स्पीड मध्ये कमी पडलोय, असं तरी डिप्रेशन मध्ये होतो. त्याला किती मिळाले आता? कोणाला? तो जो टॉपर होता त्याला 156 होती, 99.83. सिमिलरच, म्हणजे 1-2-4 मार्काचाच फरक आहे. 170 का 168 होते त्याला. खूप मस्त. चलो बहुत बहुत बढ़िया, काफी कुछ आप लोगों से जाना, सीखा, समझा, है ना. अब जो बच्चे अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे जो पहले से भी है प्रिपेयर्ड, है ना, आपका एक लास्ट गाइडेंस क्या रहेगा उनके लिए? व्हाट डू यू थिंक कि उन्होंने करना चाहिए अब यहाँ से, कैसे उनको हो? तो एक शॉर्ट में बता सकते हो और फिर एक 1 लाइन का भी आप अपना मोटिवेशन. एक्चुअली जो अक्टूबर से अभी 0 से शुरू कर रहे हैं उनको तो पहले सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और अदर आपके बाहर की जो निगेटिविटी है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप 0 से स्टार्ट करते हो आपको लोग बहुत बोलेंगे, तो वो पहले आपको इग्नोर करना है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. जो आप पहले नहीं कर पाए, अगर आप अभी ऐसे आप फॉलो कर पाओगे तो आप जरूर चांस है आप अच्छे से स्कोर पाओगे. 0 से करने का कारण भी हो सकता है कि उसने अभी तक जेई किया होगा, उसने अभी तक कोई और बोर्ड की कोचिंग या कोई कोचिंग में इजी पढ़ा रहे होंगे, बहुत कुछ हो सकता है. व्हाट इज योर वे? पहले तो आप एक सोर्स डिसाइड करो कि आपको किससे करना है. मतलब अपने सोर्स ही अपने डिसाइड नहीं, आप 4 जगह पे देख रहे हो कि यार यार ये लेक्चर भी देख रहा हूँ, ये लेक्चर भी देख रहा हूँ, तो आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो. एक सोर्स डिसाइड करो कि आपको यही फॉलो करना है टिल एंड, उनको फॉलो करो, आपको हो जाएगा. नाइस. ये इंपॉर्टेंट था कि 10 चैनल पे मत भटको, किसी का पसंद आ रहा है एक का फॉलो करो, है ना. ये बच्चों का ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है कि इसका भी मैथ्स का डिफरेंशिएशन देख लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन देख लिया, इसका भी डिफरेंशिएशन देख लिया. कभी-कभी क्या होता है कि अपन 4 चैनल देख रहे थे, हम लोग बहुत अलग-अलग वैरायटी के देखते हैं, तो आपको टीचर्स के साथ लिंक नहीं बैठता. तो एक चैप्टर में ये सर का समझ आया, दूसरे चैप्टर में वो सर का समझ आया. What is your? मुझे लगता है कि अब जैसे कि अक्टूबर आ गए, करने को 101% आप कर सकते हो, 150 तक कर सकते हो स्कोर. सिर्फ आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मतलब अगर आपका एकदम ही 0 है तो फिर आप ऐसे तो नहीं कि मैं बेसिक से एकदम करूंगा, HC वर्मा पूरी सॉल्व करूंगा, ऐसे नहीं. जो है आप फॉर्मूलाज देखो, पॉइंट टू पॉइंट करो. अगर सीईटी का फोकस है तो सिर्फ सीईटी के ऊपर करो. सीईटी 101% निकल सकता है अब भी से, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पक्का हो सकता है. आता चालू करायला प्रॉब्लेम नाही, फक्त तुम्हाला कन्सिस्टन्सी मॅटर करावं लागेल. तुम्ही डिटर्मिनेशन स्ट्रॉंग पाहिजे तुम्ही, की मला नाही आता करायचंच आहे, म्हणजे तो फेज असला म्हणजे आतून असला पाहिजे की नाही मला करायचंच आहे. इगो नाही मानायचा, म्हणजे डिसिप्लिन इगो पाहिजे तो, की नाही एकच सब्जेक्ट धरून चाललाय असं नाही. तुम्ही डिटर्माइंड व्हा, आपल्याला 3 विषय बॅलन्स करायचे आणि आजपासून मी ठरवलं तर होऊ शकतं. फक्त सगळा गेम आहे सेल्फ मॅनिफेस्टेशनचा. एग्जैक्टली, मैनिफेस्ट करो और जैसे ये लोग एकदम टॉप कॉलेज में, वैसे ही आप लोग भी टॉप कॉलेज में रहेंगे. जैसे इसने कहा कि मैनिफेस्ट करता था मैं, राइट, तो सेम तरीके से मैनिफेस्ट करो कि यार वो रिजल्ट आएगा. और मैं COEP, PICT, SPIT, VJTI, वालचंद, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाऊंगा और मचा के दिखाऊंगा. तो आप सब लोगों को भी, है ना, आपका कॉलेज बढ़िया चल रहा होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ. आई एम श्योर PICT में अब तो क्या है, जॉब बढ़िया लगने वाले हैं. एंटरप्रेन्योरशिप का भी बहुत बढ़िया है ना, ऐसा लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी अच्छा होगा. उधर का कल्चर बहुत अच्छा है, तो आपको अंदर से भी और मेहनत करने की मोटिवेशन आती है आपको पीयर ग्रुप का. बिल्कुल. और आप भी इतना एफर्ट दो कि अगली बार यहाँ बैठ के गाइड करोगे अपने जूनियर्स को, राइट. सो ऑल द बेस्ट आप सबको भी, एंड थैंक यू, इतना सही गाइड किया आप लोगों ने, चारों अलग अलग बैकग्राउंड से है, मजा आया. वेल डन, गुड वर्क. तो थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट. आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है. रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है. फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ. बूस्ट और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और स्ट्रेटजी.